हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द शो। और ये मेरा पहला इंडिविजुअल पॉडकास्ट है। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को नोटिफिकेशंस आए, कितने लोगों को मन है देखने का या कितने लोग देखना चाहेंगे। बट स्टिल आई एम होपिंग दैट इस शो को भी, मेरे चैनल पे इस शो में भी अच्छी तरह से आप लोग जरूर एंटरटेन करेंगे, जरूर देखेंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट विद द सेम इंटेंशन। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन सबसे पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन द लिंक डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, ये जो आज का पॉडकास्ट है दैट इज ऑन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन हमारी इंडिया के डिसाइफर होने वाले सबसे पुराने स्टेटमेंट है या सबसे पुराने डिसाइफर होने वाले रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। इन रिटन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम बहुत सारी बातें जो पुराने जमाने की थी, हम बहुत ही एक कंक्लूसिव वे में, डॉक्यूमेंटेड वे में जान सकते हैं। समथिंग विच वाज नॉट वेरी कॉमन इन फॉर द पीरियड बिफोर दैट। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो हड़प्पन इरा के या जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की जितने भी हमें सील्स मिले हैं या जितने भी हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही मैं कैसे बोलूँ, वो बिल्कुल ही अनडिसाइफरेबल है। अलग अलग लोग कुछ कुछ कहते हैं। देयर हैव बीन डिफरेंट पीपल जिन्होंने क्लेम किया है कि हमने इसको डिसाइवर कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एंशियंट ब्राह्मी मैन्युस्क्रिप्ट थी, पिक्टोरियल फॉर्म था, ब्राह्मी इसी से निकली थी। लेकिन उसको अभी तक किसी आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन ने इस बात को क्लियर नहीं किया है। सिमिलरली आगे चल के कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि ये जो है वो मतलब जो एंशियंट इंडियन लैंग्वेज है वो संस्कृत की है। उसका भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। देयर हैज बीन अदर ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कहना है कि ये जो हड़प्पन सील्स में या इन सब जगहों पे जो स्क्रिप्ट मिली है वो एक्चुअली एंशियंट उरांव है। उरांव एक छोटी सी जाति है जो कि झारखंड में मिलती है। और ये लोग बहुत ही सालों से, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल इन इंडिया। इनका कहना है कि ये कुछ हद तक उनका उनका ये स्क्रिप्ट है और अभी का जो ये स्क्रिप्ट है वो उससे डेवलप हुआ है। लेकिन फिर भी उनकी बात भी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है। तो हमें हड़प्पन सील्स के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता है कि वहां पे इन लोगों ने क्या लिखा था। लेकिन टू द कॉन्ट्ररी, हमारे पास जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 1700 ईयर्स लेटर, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलते हैं वहां पर फाइनली हमें चीजें मिलती हैं जो कि फाइनली हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि हम डिसाइफर कर सकते हैं, जिसे हमने रीड किया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन कितने इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं से इंडिया की खुद की हिस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है अशोका से, डोंट टेक माय स्टेटमेंट इन अ रॉन्ग वे। इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है। लेकिन ये समय है जबकि हमारे पास इंडिया की हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इंडियंस के द्वारा लिखी हुई हमें यहाँ से मिलनी शुरू होती है। उसके पहले की जो हिस्ट्री है वो स्कैटर्ड है। मैं आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो ये सिंपली कह देते हैं कि पुराणों में जो लिखा है या वेदों में जो लिखा है दैट इज नॉट हिस्ट्री एट ऑल। डेफिनेट, या जो हमारे इतिहास एपिक्स हैं, हेलो माय माइंड, रामायण महाभारत वगैरह जो एपिक्स हैं वो सारे हमारे ये नहीं है। माय माइंड, डू यू वांट टू ज्वाइन? मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। वो हिस्ट्री नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हिस्ट्री हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी इन सब के बारे में जो भी चीजें पता है, ये मैंने आपको लिंक भेजा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो लेकिन अभी तक मैं तो जस्ट टू कंटिन्यू, तो मैं कह रही थी कि अभी तक जितनी हमें डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी हिस्ट्री हमें मिलती हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन के पहले की, वो बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है, और स्कैटर्ड फॉर्म में होने के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा एक मिथिकल एलिमेंट्स ऐड कर लिया है लोगों ने। एंड दैट्स ऑब्वियस बिकॉज काफी दिनों तक ये जो कॉम्पोजिशन थे ये ओरली ट्रांसफॉर्म होते चले गए थे, देयर वाज नथिंग रिटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिसकी वजह से उसमें मिथिकलाइज्ड एलिमेंट्स ऐड होते चले गए, तो ऑल्दो वो है हमारी हिस्ट्री, लेकिन वो उतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, unlike the Ashokan inscriptions, which is finally a very proved documentary evidence that we have. So I guess with this हम start कर सकते हैं। This is a nice one। अरे यार टाइम मशीन इन्वेंट कर लो फिर यही खत्म हो जाएगा। I don't know. It is not hard to pronounce that it is not history, but I'm still. But I don't think it is not history. That is a history. That is a historical. I'll not say that is a history. That is a historical element which has been amalgamated with a lot of mythical elements. So now that once that is done, so I guess I will start with the presentation for today. Mm-hmm. Mm-hmm. So this is it. तो आज अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में सिर्फ मैं हिस्टोरिकली थोड़े से आपको ब्रीफ बताना चाह रही हूँ। तो जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, एज वी ऑल कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, वो अशोका के लिखे हुए हैं। और अशोका ने ये 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा जिसको कहा जाता है, में लिखवाए थे, प्रिसाइजली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 273 बीसीई टू 233 बीसीई। अब एग्जैक्ट टाइमिंग कौन सा इंस्क्रिप्शन कब लिखाया गया था वो नहीं पता है, लेकिन इस समय के बीच में ये सारे के सारे इंस्क्रिप्शन जगह जगह पर लिखवाए गए थे बाय अशोका एट डिफरेंट प्लेस। ये जितने भी एडिक्ट्स हैं वो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है, जिसको कि कई लोग एक्चुअली इंडियन लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स कहते हैं, कि ये जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं वो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं बल्कि लोकल प्राकृत लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। नाउ दिस इज अ वेरी बिग लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट संस्कृत इज एन एंशिएंट लैंग्वेज, और प्राकृत लैंग्वेजेस जो है वो धीरे धीरे करके उन्हीं से इवॉल्व हुई हैं, और संस्कृत डेफिनेटली प्रीडेट करती है एज आई से स्कॉलरली या ये कॉम्पोजिशनल एलिमेंट में एज कंपेयर टू प्राकृत। लेकिन लिखी हुई चीज सबसे पहले हमें संस्कृत में नहीं प्राकृत लैंग्वेजेस में मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो प्राकृत लैंग्वेजेस की जो चीजें हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मिलती है। ओके, मैं करती हूँ माय माइंड, आप ज्वाइन कीजिए प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। जैसे कुछ मिला ओरल वाला एलिमेंट, तेल गया तेल लेने। अच्छा, ये क्या बात हुई भाई? मतलब ओरल मतलब जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो चीज कंपोज नहीं हो सकती है, लिखने से ही कंपोज होती है। सर जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, दोनों को एक मत समझिए। कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, वो बाद की हो सकती है और पहले की हो सकती है। ओके, मैंने ये फुल स्क्रीन कर दिया है, आई होप अभी चलेगा। ओके, नाउ गोइंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। तो जो मैंने कहा कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इसकी, एज आई सेड दैट ये लोकल प्राकृत लैंग्वेजेस है। तो ये जो अलग अलग जगहों पे जो लिखी गई हैं, ये सारे इसके लैंग्वेजेस आते हैं पाली। पाली जो है आपका थोड़ा नॉर्थ बिहार साइड, जो अभी प्रेजेंट में नॉर्थ बिहार है, वहां पे वो पाली में लिखी गई है। साउथ बिहार में या इन सब एरियाज में मगधी में लिखी गई है, विच इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राकृत।
और जबकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं, दैट इज आई से नॉट इंडिया नाउ, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अशोकन टाइम्स, जो कि कह सकते हैं हम आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहां पे ये सारी की सारी चीजें लिखी गई हैं इन गांधारी पाली, तो गांधारी प्राकृत। तो एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों में है कि सब उन लोगों को लगता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सिर्फ पाली में लिखा हुआ है, विच इज नॉट द ट्रूथ। उस जमाने में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल डायलेक्ट्स बोले जाते थे, जैसे कि आज हमारे साथ होता है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े बेल्ट की लैंग्वेज हिंदी है, मेन लैंग्वेज, लेकिन बोलचाल की भाषा जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, वो हमें हर जगह अलग अलग बोली जाती है, हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में चेंज होती है। जैसे कि भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, मगही हो गई, देर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, खड़ी बोली जो कि डायलेक्ट्स कहेंगे, नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज, वो सारी हर जगहों पे बोली जाती है खड़ी बोली, और वो सब डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह की बात वहां पर भी थी, हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग बात करते थे या अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते थे। और अशोकन इंस्क्रिप्शंस मेड इट अ पॉइंट कि जिस जगह की जो डायलेक्ट है, उस जगह की डायलेक्ट में ही वहां का इंस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। तो ये इसीलिए ऐसी बात हो जाती है कि एक ही वर्ड जो कहीं पर किसी अलग तरीके से लिखा गया है, कहीं पर जो एक ही वर्ड जिसका मतलब कुछ सेम ही रखना है, वो एक जगह पे किसी एक वर्ड में लिखा गया है, दूसरी जगह पे बिल्कुल दूसरा वर्ड लिख दिया गया है। और ये सबसे बड़ी एक मेजर बात है अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शन। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और अलग अलग जगहों पे भेजा कि वहां की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से वहां पे आप एडिक्ट बना दो, तो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी चेंजेस हर जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें मिलती हैं। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, तो जैसे एज मोस्ट ऑफ यू नो, most of the language, most of the edicts have been inscribed in the Brahmi script, जो कि इंडिया की बहुत ही पुरानी और इंडिजीनियस स्क्रिप्ट है। इनफैक्ट जो हमें संस्कृत के भी आगे चल के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वो सब भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही आते हैं। दे आर नॉट इन एनी, मोस्टली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बाकी की स्क्रिप्ट में बहुत रेयरली हमें कुछ मिलता है। और सेम चीज यहाँ पर भी थी, करीब 70-75% जो एडिक्ट्स मिले हैं वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही है, एक्सेप्ट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब आज के पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं या रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट वहां पे मिलते हैं। वहां पे जो स्क्रिप्ट यूज की गई है वो है खारोश्ती जिसको कहते हैं। खारोश्ती में गांधारी प्राकृत, जो मैंने आगे पहले आपको बताया था, उस भाषा में लिखा गया है। कुछ हद तक ग्रीक और आर्मियाक इफेक्ट्स भी मिले हैं हमें स्क्रिप्ट में, और एक दो जगहों पे तो स्क्रिप्ट क्या, जो वर्ड्स भी लिखे गए हैं वो भी ग्रीक और आर्माइक वर्ड्स यूज किए गए हैं। ये प्रोबेबली इसलिए था क्योंकि वो एरिया जो था वहां पे काफी हद तक ग्रीको बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस होने लगा था, बिकॉज आफ्टर द अलेक्जेंडर इन्वेजन काफी हद तक लोग वहां पे सेटल करने लगे थे। तो ऑल्दो इंडिया वहां पर नहीं, मतलब ऑल्दो दे डिड नॉट मेक अ रूल इनटू दैट पोर्शन ऑफ इंडिया, जो कि अभी भी जो कि अभी भी मौर्यंस के ही अंडर में था, लेकिन फिर भी वहां पे काफी इन्फ्लुएंस ग्रीक्स का आने लगा था। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पर बोलती हूँ, बताना चाहूंगी, जो कि बात जनरली काफी हद तक मिक्स हो जाती है बहुत। वो ये है कि जो कि मतलब जो अलग अलग वर्ड्स थे वो मतलब अलग तरीके से बोले जाते थे, वो तो था ही, लेकिन इवन ब्राह्मी में कुछ ऐसे मिसिंग एलिमेंट्स थे जो कि हमें खरतोशी में मिलते थे, सॉरी खरोष्टी में मिलते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वोकल आर जो होता है, र मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जैसे कि प्रिय या इस तरह का जो र होता है ना, जो विच इज नॉट, यू आर नॉट एक्चुअली प्रोनाउंसिंग इट, लेकिन वो वोकली साथ में निकलता है, जिसमें आधा र जिसको हम कह सकते हैं, वो वाली चीज जो एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या पाली में या ईस्टर्न इंडिया की लैंग्वेजेस में मिसिंग थी, लेकिन खरोष्टी में ये एलिमेंट मौजूद था। इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स वहां पे बहुत डिफरेंट हो जाते थे एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज देयर इन नॉर्थ इंडिया या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया।
उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्राह्मण वर्ड। अगर आप पाली के किसी भी लिटरेचर को या स्क्रिप्चर को पढ़िएगा, जैसे त्रिपिटका हो गए या पुराने जितने भी बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, वहां पे उन्होंने ब्राह्मण वर्ड नहीं यूज किया है, वहां पे उसकी जगह पे वर्ड यूज होता है, ब्राह्मण की जगह पे ब्राह्मण वर्ड यूज होता है, बिकॉज उनके पास र लाइन नहीं था। हाँ, लेकिन अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि हमें और जो कि ऑब्वियसली सबसे पुराने हैं, वहां पे जितने भी गांधारी पाली के लिखे हुए स्क्रिप्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि खरतोशी में है या ग्रीक में लिखे गए हैं, वहां पर हमें स्पेशली ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्ड ही मिलता है, ब्राह्मण वर्ड मिलता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्राइकिंग डिफरेंस। हो सकता है अगर हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलता फ्रॉम द अशोका इंस्क्रिप्शंस ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो शायद हम समझ भी नहीं पाते कि ये ब्राह्मण्स को मीन कर रहा है। आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हो सकता है समझ भी जाते, but this is how the differences have been there in language. I hope कि so this is the kind of word. Yes, AVM मैंने वही कहा, Prakrit is all the dialects of Sanskrit that emerged out of Sanskrit, they came to be called as Prakrit. Pali is one of them, Gandhari Prakrit is another, Magadhi Prakrit is another, Vangi Prakrit is another, सब अलग अलग जो होते हैं। Raktaveej, actually we cannot be very sure as to कि कब exactly कब Ashok converted to Buddhism, but there have been a lot of in fact the you can say the major rock edicts जो कम से कम के हैं, जो major rock edicts हुए या जो major pillar edicts हुए, उन्होंने ना तो बुद्धा का नाम लिया है, ना ही बुद्धिज्म के बारे में एक शब्द भी बोला है। नहीं, Kharashti used the words Brahman, AVMG. सॉरी, मतलब मेरी सांस थोड़ी फूलने लगी थी। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं कर सकते, और ना ही ये हमें मेजर रॉक एडिक्ट से पता चलता है कि कब और एग्जैक्टली उसने किया था, बिकॉज मेजर रॉक एडिक्ट्स डू नॉट इवन स्पीक ऑफ द वर्ड बुद्धा या बुद्धिज्म या टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो सिर्फ धर्म की बात या धम्म की बात करता है, विच इज अगेन और उन्होंने ग्रीक वर्ड्स भी यूज किए हैं धर्म के लिए, तो इसीलिए हम क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब कुछ उसने पहले करवाया था या बाद में करवाया था। Okay, the source which tells that Ashoka converted to Buddhism is the minor rock edicts itself. Minor rock edicts और minor pillar edicts जो है अशोका के, मैंने उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है about the conversion to Buddhism. Okay. People, this has nothing to do with Hinduism first या Buddhism first description. मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शन पे करना है प्रेजेंटेशन, ये मैंने काफी पहले ही से कह दिया था, तो प्लीज डोंट टेक इट टू दैट डिस्कशन। वो डिस्कशन पे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डेफिनेटली एक प्रॉपर स्ट्रीम करूंगी, and that will actually show that that few of the logics that generally people give are very wrong. Anyhow, now coming back to the major again this, ये जो आप एडिक्ट्स ऑफ अशोका के जो टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ वो मिलते हैं, अगर आप ये मैप देखोगे तो ये हमें बता सकता है कि हमें कहाँ कहाँ अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। जो स्क्वायर है वो डिनोट करता है अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो पिलर्स और जो ट्रायंगल्स हैं दीज आर द पिलर एडिक्ट्स, और ये छोटे वाले स्क्वायर्स हैं दीज आर द माइनर रॉक एडिक्ट्स। तो अभी जो इंस्क्रिप्शंस अशोका के हैं उसको हम जनरली 4 तरीके या 5 तरीके से जोड़ते हैं। जो सबसे पहले मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो 14 हैं, देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, और ये हमें मिलता है गिन्नार हिल्स जो कि आज के गुजरात में है, कलसी जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है, धौली जो कि आज के उड़ीसा में है, शाहबाजागिरी जो कि आज पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा जो कि हाजरा डिस्ट्रिक्ट अगेन पाकिस्तान में है, और सोपारा जो कि यहाँ महाराष्ट्र में है,
एंड एरागुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर 14 मेजर एडिक्ट्स हैं हमारे। इसके अलावा 2 एडिशनल रॉक एडिक्ट्स भी हैं कलिंगा में, जो कि प्रेजेंट डे धौली और जादूगुड़ा में है। दीज आर द वंस, धौली और जादूगुड़ा, ये प्रेजेंट डे उड़ीसा में है, और उस जमाने में ये कलिंगा के बहुत ही फेमस सेंटर्स थे। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अशोका वाज इंटेंडिंग टू ये रॉक एडिक्ट्स बहुत एक्सक्लूसिव हैं। बाकी के जितने भी 1 to 14 वाले रॉक एडिक्ट्स हमें मिले हैं, उसमें आपको मैंने जो 6-7 जगहों के नाम बताए, वहां पे हर जगह सेम बात लिखी हुई है। मतलब कि अगर कोई गिरनार हिल्स में जो हमें रॉक एडिक्ट 1 मिला है, उसका जो कंटेंट है, जो आपको कलसी में मिलेगा, धौली में मिलेगा या मानसेरा में मिलेगा, उसका कंटेंट सेम रहेगा, एक्सेप्ट द डिफरेंस इन द डायलेक्ट। द मीनिंग विल रिमेन सेम। ये 14 के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में वैसा होगा। लेकिन ये जो कलिंगा के जो 2 रॉक एडिक्ट्स हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसमें कुछ भी और वो वाले और कहीं आपको नहीं मिलते हैं। So most probably these rock edicts were specifically written, by Ashoka to help or to, gather support or address to the newborn subjects of after the Kalinga War. इसके बाद आता है मेजर पिलर एडिक्ट्स। मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है वो 7 नंबर्स में है, और ये हमें मिलता है टोपारा में, जो कि इंडियन पंजाब में है, नॉट इन पाकिस्तान। मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑब्वियसली इलाहाबाद या प्रयागराज जो कि ये। इसके अलावा चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे 3 मिलते हैं, राजिया, मादिया और रामपुरवा में। यहाँ पे ये तीनों आई होप ये अभी भी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के लिए कंफ्यूजन हो रहा था। और इन सारे में से सिर्फ टोपारा वाला जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, या टोपारा वाला जो मेजर पिलर एडिक्ट है, उसी में 7 मिलते हैं हमें। 1 to 7 सारे मेजर पिलर एडिक्ट्स मिलते हैं। बाकी के जो जगह हैं, 4-5 जगह, वहां पे सिर्फ 1 to 6 ही मिलता है मेजर पिलर एडिक्ट्स। अगेन द सेम थिंग, सेम बातें लिखी हुई है सारे के सारे पिलर्स में। ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द स्क्रिप्ट एंड द डिफरेंस इन द लैंग्वेज। इसके अलावा हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलता है। माइनर रॉक एडिक्ट्स 2 हैं। माइनर रॉक एडिक्ट 1 जो है, ये सासाराम में मिला है, रूपनाथ में मिला है, बहरार में मिला है, विच इज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश में गुजरा में मिला है, और फिर आंध्र प्रदेश में जगह जगह पे स्कैटर्ड है। एज यू कैन सी, दीज आर द वंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सारे अगर आप लोग को दिख रहा है कि नीचे में आप आइएगा, ढेर सारे व्हाइट कलर के स्क्वायर हैं। यहाँ पर साउथ में ये इतने सारे एक ही जगह पे आपको मोर और लेस मिलते हैं, बहुत ही क्लटर्ड टाइप के हैं। और इनके साथ बात यह है कि नॉट जस्ट द आई से डायलेक्ट्स, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले जो हमारे ये जो ऊपर वाले जो 5 या 4 जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसका कंटेंट, और जो नीचे वाले जो यहाँ आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास में मिलते हैं, उसके कंटेंट में हल्का सी डिफरेंसेस है। नॉट मेजर, बट इट इज नॉट अ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट्स या मेजर पिलर एडिक्ट्स के केस में होता है। इसके अलावा एक और भी है, दूसरा भी माइनर रॉक एडिक्ट है 2, जो कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मिलता है। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का जो ये माइनर रॉक एडिक्ट है, ये एक सिंगल पीस है, इसका हमें कहीं भी रेप्लिकेशन नहीं मिलता है। कमिंग अहेड, देयर आर मेनी माइनर पिलर एडिक्ट्स एज वेल, जो कि मिलते हैं हमें। ये एक्चुअली 4 है नंबर में, जो कि हमें 2 तो हमें मिलता है, एक सारनाथ में, विच इज इन उत्तर प्रदेश, जहाँ की सबसे पहले बुद्धा ने अपनी स्टेटमेंट या अपनी ट्रेनिंग दी थी। अगेन दूसरा भी उत्तर प्रदेश में है, विच इज इन कौसम्बी। तीसरा है प्रयागराज, फिर उत्तर प्रदेश में, और तीसरा है उत्तर प्रदेश में, और देन वी हैव, और यहाँ पर एक और है कि इसके अलावा 2 और हमें छोटे छोटे पिलर्स मिलते हैं, अगेन माइनर पिलर एडिक्ट, जो कि नेपाल रीजन में है। एक है लुम्बिनी में, जहाँ पे कि सपोजिटली बुद्धा का जन्म हुआ था, दिस इज द वन, और दूसरा है नीलगिरिया में। और इन दोनों माइनर जो रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अशोक ने बुद्धा को प्रेज किया है या बुद्धा की रिस्पेक्ट की है।
और इन सब के अलावा देयर इज वन केव इंस्क्रिप्शन, और ये इकलौता केव इंस्क्रिप्शन है एंशिएंट इंडिया, आई मीन आई से फ्रॉम द अशोकन टाइम पीरियड, जिसको कि हमने डेट किया है, और ये हमें मिलता है बिहार के गया में, विच इज कॉल्ड बराबर हिल। तो यहाँ पर इतने सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, तो एज यू कैन सी, और जैसा हम कह सकते हैं कि अगर हम टोटल नंबर बताएं तो 15 रॉक एडिक्ट हुए मेजर, 15 मेजर, सॉरी 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हुए, 22, उसके बाद 4 माइनर हुए, 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स और 2 माइनर रॉक एडिक्ट्स, यानी कि 6, 22 और 6 28, और एक केव इंस्क्रिप्शन 29। चलिए राउंड फिगर में हम अगर 30 ले लें तो इन 30 में से हार्डली 6 या 7 है जहां पर कि हम बुद्धा या बुद्धिस्ट के बारे में बात करते हैं, बुद्धा की टीचिंग या बुद्धा का नाम भी हमें मिलता है, हार्डली 6 या 7। That is why all the people who come up with a statement कि भाई Ashokan inscriptions are the statements or are the Buddhist inscriptions need to correct themselves. Ashokan inscriptions एक राजा के comments थे about the people who stay there. हाँ, जो कुछ हद तक उन्होंने अपने रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश की, इसीलिए कहीं कहीं पर उसका भी जिक्र है, but that is a very minor part of it. Mostly it is from the morality codes, it is mostly from the point of view of importance and the knowledge, and you know थोड़ा मोड़ा political जो हमें अर्थशास्त्र में भी जो हमें चीजें मिलती हैं about the duties, the codes every government official should promote, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। So edicts, तो to make one point very clear, आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, to make one point very clear, Ashokan inscriptions basically are the inscriptions of a king to his subjects. Religion is a very minor aspect of it, although Ashoka was an adherent follower of Buddha and Dhamma, yet his edicts are not about it. तो ये हुई मेरी दूसरी बात। Sopara is in India, that is in Thane district of Maharashtra, Pranjal ji. HV मैंने आपको भी लिंक दिया है, अगर आप लोग चाहो तो हम ऐड कर सकते हैं। Okay, Sopara is not in Mumbai practically, it's in Thane district, लेकिन हाँ, okay. Now to move ahead. तीसरा है अबाउट, अब मैं बताना चाहूंगी अबाउट द कॉन्टेंट्स ऑफ द एडिक्ट। अच्छा, कॉन्टेंट्स ऑफ द एडिक्ट जो है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स में बहुत डिफरेंस होता है। मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है वो पॉलिटिकल इन नेचर है और मोरल कोड्स के साथ आते हैं, धर्म जिसको हमने कहा है। Again, dham is not the only word that has been used for moral conduct in the major rock edicts या major pillar edicts। धर्म के अलावे हमें धर्म या ग्रीक या आर्माइक वर्ड्स भी मिले हैं उनके लिए, ट्रूथफुलनेस या मोरालिटी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं। सो अगेन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पाली की ही बात नहीं है, जैसा कि हम जनरली प्रोपोगेट किया जाता है या जनरली लोग सोचते हैं। दूसरी बात, जैसा कि ये खैर मैंने कह दिया, किसी इन सारे में से एक भी एडिक्ट में कहीं पर भी बुद्धा का ना तो नाम है और ना ही ऐसा कहा गया है कि ये बुद्धा के इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब ऑब्वियसली बुद्धा का नाम या सिद्धार्थ का नाम भी यहाँ पे कहीं नहीं लिया गया है। लेकिन अगर हम माइनर एडिक्ट्स की बात करें तो दे आर कंप्लीटली बुद्धिस्ट इन नेचर। वो बात करते हैं अबाउट बुद्धा, प्रीवियस बुद्धा जिसको कि हम बोधिसत्वस कहते हैं, वो बात करते हैं उनकी टीचिंग्स के बारे में। और यहाँ पर अशोक जो है वो खुद को एक्सक्लूसिवली या एक्सप्लिसिटली खुद को बुद्धा का फॉलोअर बताते हैं, समथिंग विच वाज मिसिंग इन द मेजर रॉक एडिक्ट्स। इतना ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द मेजर एंड द माइनर रॉक एडिक्ट्स कि बहुत सारे, और एक दूसरी बात एक और भी है जो मैं बताना एक्चुअली भूल गई थी। ये वाला अगर आप लोग मैप देख रहे हैं तो दिस मैप इज एक्चुअली अबाउट द प्लेसेस वेयर माइनर एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड, दैट इज अबाउट माइनर पिलर एडिक्ट्स एज वेल एज माइनर रॉक एडिक्ट्स।
जबकि ये आपका एरिया है जहां पर आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर मतलब सारे के सारी चीजें जहां मिली है। तो एज यू कैन सी कि जो एरियाज जहां पे हमें माइनर एडिक्ट्स मिले हैं, रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स, दैट्स अ वेरी स्मॉलर एरिया व्हेन कंपेयर टू द एरियाज जहां पर कि हमें मेजर जहां पर कि हमें मेजर एडिक्ट्स मिले हैं विच अच्छा, मेजर एडिक्ट्स और माइनर एडिक्ट्स में और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेजर एडिक्ट्स की लिखने का जो शैली है या जो बहुत ही हाई क्लास है, मतलब जैसे कि किसी ने जिसने भी लिखा है उसने बहुत टेक्निक के साथ लिखा है, जिसको बहुत अच्छे से वो उसकी डिस्क्राइब करनी आती थी। माइनर एडिक्ट्स वैसे नहीं है। माइनर एडिक्ट्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आई से कि मैं बोलूंगी कम इम्प्रेसिव है फ्रॉम दैट, बहुत ही कम अच्छी क्वालिटी के हैं, आप ऐसे कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में। तो इतना बड़ा डिफरेंस था कि बहुत सारे स्कॉलर्स, although it is still in a minority, but there are many scholars, one of the most prominent among the Christopher Beckwith, वो कहते हैं कि अशोका जिसने की, क्योंकि देखिए क्योंकि ये जो जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वहां पे प्रियदर्शी के नाम से लिखा गया है कि प्रियदर्शी ने ये वाला अशोक ये वाला इंस्क्रिप्शन लगवाया है, प्रियदर्शी ने वो वाला इंस्क्रिप्शन लगाया है, ऐसे करके। अशोक नाम हमें मेजर एडिक्ट्स में नहीं मिलते, ना तो मेजर रॉक एडिक्ट्स में, ना ही मेजर पिलर एडिक्ट्स में। अशोकन नाम हमें मिलता है माइनर एडिक्ट्स में। अशोक का नाम मिलता है कि जहां पे उन्होंने प्रियदर्शी अशोक लिखा है, एंड दैट इज हाउ वी नो कि प्रियदर्शी जिसके बारे में मेजर रॉक एडिक्ट्स कहते थे वो एक्चुअली अशोक है। लेकिन इसकी वजह से क्रिस्टोफर बिक्विथ या इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अशोका जो कि जिसने की माइनर रॉक एडिक्ट्स बनाए थे वो डिफरेंट है फ्रॉम प्रियदर्शी जिन्होंने मेजर एडिक्ट्स बनवाए थे। ये दोनों कम से कम अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर बेकवर्थ इनके बीच में कम से कम 200-300 साल का डिफरेंस होना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो अशोका था, मतलब जो जिसने माइनर एडिक्ट्स बनाए थे, वो कंपैरेटिवली एक छोटे एरिया में उसका राज था, ये छोटे एरिया में उसका इन्फ्लुएंस था जहां जहां उसने माइनर रॉक एडिक्ट्स डाले। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रैंडसन था या जो लीनियज में आता था, उसके अंडर में करीब करीब पूरा नॉर्थ इंडिया था अप टू पाकिस्तान एंड बिट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो इसीलिए उसके जो मेजर और रॉक एडिक्ट्स या मेजर पिलर एडिक्ट्स है वो हर जगह फैले हुए हैं। तो सपोर्ट हिज क्लेम वो एक और बात ये कहते हैं कि बोधिसत्वस और प्रीवियस बुद्धास के डिस्क्रिप्शंस हमें मिलना शुरू होते हैं 2nd सेंचुरी के आसपास से या 1st सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास से विद द एडवेंट ऑफ द कुशाना डायनेस्टी। तो अगर ऐसी इसलिए और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वो ना तो सिर्फ बुद्धा के बारे में बोलते हैं बल्कि वो हमें ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं से वो पुराने गॉड्स को, मतलब पुराने बुद्धा को, पुराना बोधिसत्व को भी याद करते हैं। तो डेफिनेटली ये अशोक के टाइम पे या जो मतलब इन द सेंस चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रैंडसन था, उसके टाइम के ये नहीं हो सकते हैं। दिस इज हिज व्यू, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज माय व्यू। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एंड विच इज एक्चुअली समथिंग विच अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव अग्रीड टू इट, ऑल्दो दिस इज अ माइनॉरिटी एक्सपीरियंस। और मेजॉरिटी लोगों ने क्रिस्टोफर बेकवेथ को इस बात के लिए क्रिटिसाइज ही किया है, बट दिस इज हिज थॉट कि ये दो अलग अलग लोग हैं और जो बुद्धा और जो अशोक है वो बुद्धिस्ट था और उसने इतनी ज्यादा बुद्धिज्म को ये प्रमोट किया है, जबकि प्रियदर्शी जिसने कि बुद्ध का नाम भी नहीं लिया है, वो हो सकता है कि बुद्धा से इंस्पायर्ड हो लेकिन वो एक कंप्लीट डिवोटी बुद्धिस्ट नहीं था। बट एज आई सेड दिस इज नॉट अ मेजॉरिटी व्यू और मेजॉरिटी हिस्टोरियंस, मेजॉरिटी स्कॉलर्स इस बात को डिसएग्री करते हैं, बुरा मानते हैं। नाउ फाइनली मैं इस पर आना चाहूंगी अबाउट द मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स। मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है, मतलब ऑब्वियसली ये दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी शो जो कि मैं करना चाह रही थी। आई विल बी अपलोडिंग ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन डिटेल इन द कमिंग वीक्स, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो मेजर पॉइंटर्स जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगे, जो मुझे लगा कि हमें शेयर करना चाहिए, वो ये है अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट्स। Excuse me. First and foremost, the major rock edicts speak about kindness to the prisoners.
जो एक वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट विच इज मेजर रॉक सॉरी वन ऑफ द मेजर पिलर एडिक्ट विच इज एडिक्ट नंबर 4, वो ये कहता है कि बट इट इज डिजायर, मतलब ऑब्वियसली आई एम डूइंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन, but it is desirable that there should be uniformity in judicial procedure and punishment. This is my instruction from now onwards. Men who are imprisoned or sentenced to death are given 3 days respite. Thus, their relations may plead for their lives, or if there is no one to plead for them, they make donations or undertake a fast for a better rebirth in next life. It is my wish that they should gain the next world. तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताए, हम आज के जमाने में तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि कौन सी बहुत बड़ी इसने काइंडनेस की बात की है, बट देन अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु स्टेड 2300 years बैक. उस जमाने में जरा सी भी लोगों को, मतलब प्रिजनर्स के लिए रेस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी. प्रिजनर्स वर लाइक ट्रीटेड टू बी वेरी हार्श पीपल. वहां पे फांसी वासी भी होती थी लोगों को हर जगह पर. और ऐसे समय में अशोक ने बोला था कि अगर किसी को फांसी की सजा दी जा रही है या फिर उसको इंस्ट्रक्शन, मतलब वट एवर, किसी को एग्जीक्यूट करने की सजा दी गई है, तो उसको 3 दिन का समय दिया जाएगा. इस 3 दिन में उसकी फैमिली मेंबर्स अपील कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज से कि उसको छोड़ दिया जाए. और अगर नहीं उसका कोई फैमिली मेंबर है तो वो 3 दिन तक ऑब्वियसली मतलब कोई अगर तप करना चाहे, फास्ट रखना चाहे, डोनेशन करना चाहे, जो करना चाहे करे, ताकि उसको हमेशा अच्छी जिंदगी मिले, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, जिसको हम कह सकते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ, उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा काइंडनेस था. नाउ अगेन दूसरा पॉइंट जो मैं बहुत हाईलाइट करनी चाह रही थी, जो हमने इनफैक्ट पुराने अपने पहले वाले पीयू सर्वे में भी डिस्कस किया था, इट इज अबाउट इंटर रिलीजियस एक्सेप्टेंस एंड हार्मनी. यहाँ पे देवप्रिय, जो कि अशोक या प्रियदर्शी खुद को कहते थे देवप्रिय, द बिलीवर्ड ऑफ गॉड, वो उन्होंने लिखा है कि देवप्रिय प्रियदर्शी विशेस दैट ऑल सेक्ट मे ड्वेल इन ऑल प्लेसेस फॉर ऑल सीक सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड. ये लिखा हुआ है मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 7 में. अब आप इससे समझ जाइए कि ये यहाँ पर भी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम रिलीजियस टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट रिलीजियस एक्सेप्टेंस, इंटर रिलीजियस एक्सेप्टेंस. या हम ये नहीं है कि भाई ठीक है दूसरा वाला भी है, उसको भी हम टॉलरेट कर लेंगे, नहीं, वो उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे रहा है जितना अपने वाले को कह रहा है, और कह रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो एक ही तरह की प्योरिटी ऑफ माइंड की बात करते हैं, इसीलिए सारे रिलीजन वाले लोगों को एक साथ रहना चाहिए. Now this is the India that we talk of today, और जो हमें पीओ सर्वे से भी पता चला है. We don't talk about tolerating others, we talk about accepting others, and this is what we even find at as long as the earliest documented history that we have from India. अगला लाइन है about his respect to Brahmins and Sharmans. ये भी आपके मेजर रॉक एडिक्ट 7 से ही मिलता है, जहाँ सॉरी मेजर रॉक एडिक्ट 4 से ही मिलता है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि किंग प्रियदर्शी द बिलीवर्ड ऑफ गॉड, मतलब वही आपका देवप्रिय प्रियदर्शी, have now increased in abstention from sacrificial slaughter of life, avoidance of any injury to creatures, respect to relatives, respect to Brahmins and Sharmans. तो अगेन जिसको ये डाउट हो रहा था कि ब्राह्मण्स के बारे में कि कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शंस कहते हैं कि नहीं, तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, नाउ सिंस दिस वर्ड हैज कम ओवर हियर, मैं एक बात बता दूं कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस, एटलीस्ट द मेजर एडिक्ट्स जो हैं, वो ब्राह्मण्स के बारे में बहुत जगह पे बात करते हैं. एक या दो जगह उसका रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस नहीं है, जगह जगह पे उन्होंने ब्राह्मण्स के बारे में बातें की हैं. और उन्होंने ये भी लिखा है कि ब्राह्मण्स को दान देना हर किसी का काम होता है, मैं भी देता हूँ, तुम भी दो टाइप्स. एज वी कम टू दैट पोर्शन, जब हम आगे इस पे पॉडकास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस पर भी जाएंगे, बट दिस इज अबाउट इट. दिस इज हाउ दे हैव शोन रिस्पेक्ट टू ऑल. नाउ कमिंग टू द माइनर एडिक्ट्स, as I told you that they have been details about the dedication towards Buddhism. जैसे कि उन्होंने लिखा है मस्की एडिक्ट जो है, वहां पे उन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन अ बुद्धिस्ट लेमैन. बुद्धाशेख और बुद्धा उपाशेख अलग अलग जगहों पे वर्ड लिखा हुआ है. For more than 2.5 years, but for a year I did not make much progress.
Now, for more than a year, I have drawn closer to order and have become a more adherent. ये माइनर रॉक एडिक्ट 1 में लिखा हुआ है, एंड एज आई सेड थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे साउथ सदर्न रेसेशंस और नदर्न रेसेशंस में। दूसरी बात, डेडिकेशन टू बुद्धा जो है वो फिर वहां पे बताया गया है। द किंग ऑफ मगध पियदसी, मतलब मगध साम्राट पियदसी, ग्रीव्स द ऑर्डर एंड विशेस फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ नोन सर, हाउ डीप इज माई रिस्पेक्ट एंड फेथ इन बुद्धा, द धम्म एंड द संघ, दैट इज जो संघ आपका जो बुद्धिस्ट हमारा ग्रुप होता है, क्रीड होता है, whatever was spoken to the Lord was well spoken। ये माइनर रॉक एडिक्ट 3 में लिखा हुआ है। एज आई सेड जितने भी माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं दे आर कम्प्लीटली रिलीजियस इन नेचर, और बहुत हद तक वहां पे डेडिकेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, डेडिकेशन टू बुद्धा और इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो दिस इज अ फ्यू हाइलाइटेड पॉइंट्स जो मुझे लगा। फ्रॉम द नेक्स्ट पॉडकास्ट आई ट्राई टू कवर अप वन सेक्शन, जैसे कि नेक्स्ट वीक में शायद मेजर रॉक एडिक्ट्स पे बात करूं, एंड आई एक्सप्लेन कि हर मेजर मतलब 1 to 14 में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिलते हैं और उससे हम क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। So people, this was it about Ashokan inscriptions over here. So this was about the Ashokan inscriptions जो मैं यहाँ पे बात करना चाह रही थी, and it was about it. तो अब मैं यहाँ पे लिंक भेज रही हूँ। मैंने माई लाइन से रिक्वेस्ट किया था ज्वाइन करने के लिए, बट शायद वो बिजी थी, शी कुड नॉट ज्वाइन। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है किसी को, तो यू पीपल कैन ज्वाइन, अदरवाइज मैं देखती हूँ। एंड नहीं, मैं अशोक ही बोलना चाह रही थी। अशोक अगर बोल दिया गया होगा तो आई एम रियली सॉरी राम सिंह जी, मेरा मतलब अशोक से ही था। आई टोल्ड यू फ्यू ऑफ द नेम्स एवीएम। क्रिस्टोफर बेनेडिक्ट मैंने बताया था ना उनका नाम। He is the major one. So he and his supporters, he and his team actually is working on those lines. अशोक वर्धान मौर्य, मतलब ये आप जेन्युइनली पूछ रहे हैं? मैं मुझे एक्चुअली नहीं पता इस बारे में, अगर होगा तो शायद मैं नहीं जानती। अगर किसी को ज्वाइन करना है वी कैन डू दैट। नहीं नहीं, ये एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअली रिटन इन द एडिक्ट एज सच, लेकिन दूसरे एविडेंसेस उसके मिलते हैं, एंड आई विल कम टू दैट। Buddhist values can be seen in this edict AVMG, but that Buddhist so-called value was the value of more or less all the Sherman philosophies of those era। वो फिलोसफी मैं उसके लिए नहीं कह रही थी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन है। दे आर नॉट बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन, दे आर कम्प्लीटली रॉयल इंस्क्रिप्शन। क्योंकि ये जो शर्मन फिलोसफी है वो तो जैनों में भी मिलती थी, आजीविकाओं में भी मिलती थी। So specifically stating that this is only for the Buddhist inscription is something which I said was wrong. Brahmin means the same, the priestly class, the top. That is what it is, AVMC। ब्राह्मण्स के बारे में त्रिपिटका में भी बहुत लिखा हुआ है। त्रिपिटका में लिखा हुआ है, ललित विस्तार में लिखा हुआ है। ललित विस्तार और त्रिपिटका दोनों साफ साफ कहते हैं कि कोई भी बुद्ध या बोधिसत्व का जन्म जो है वो किसी क्षत्रिय, जिसको कि वो लोग खतीय बोलते हैं इन द प्राकृत लिटरेचर। ललित विस्तार तो संस्कृत में है, तो दे हैव यूज्ड द वर्ड क्षत्रिय ओवर देयर। लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि जितने भी बोधिसत्व या बुद्ध हैं, उनका जन्म या तो ब्राह्मण या तो खतीय या क्षत्रिय जैसा भी है उन्हीं परिवारों में हो सकता है। नोवेयर एल्स कैन दे बी बोर्न। यस भिन्न भिन्न काका जी, द वर्ड हैज बीन अलग अलग जगहों पे
सेम वर्ड, मतलब वही पूरा का पूरा मीनिंग वही है उसी इस इंस्क्रिप्शन की, और बस हल्का फुल्का वर्ड के डायलेक्ट्स में डिफरेंट है। तो भाई ब्राह्मण बोल, कहीं पर ब्राह्मण बोलते थे, कहीं पर ब्राह्मण बोलते थे, कहीं पर बारहमन बोलते थे। द थिंग मोर और लेस इन द सेम साइड। सॉरी सौरभ जी, देखिए, अब अगर हिस्टोरियंस की बात करें, सारे हिस्टोरियंस इस बात को अग्री करते हैं कि बुद्धा से पहले वहां पे वैदिक धर्म एग्जिस्ट करता था। तो अगर उसको छोड़ करके आपको ये बात को मानना नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ उसको। As per my understanding, he definitely was in touch with the Buddhism and Buddhist land even before he actually had the Kalinga War. लेकिन फिर एक बात ये भी है कि एक मिनट में इसको पिन कर दे रही हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि एक जगह पे इसने साफ साफ ये लिख दिया है, एक जगह पे कलिंगा के एडिक्ट में या कहीं कहीं पर उन्होंने ये लिखा है that he became Buddhist after the Kalinga War and seeing all these things. So although there is something which helps us, which makes us feel that there could be a distance. मैं पिन करना चाहती थी इस कमेंट को, बट मुझसे हो नहीं रहा। So okay, Praveen speaks. हेलो प्रवीण जी। हेलो सुप्रीता जी, मैंने आपको बहुत बार सुना हरीश की स्ट्रीम पर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या जो साइंस जर्नी ने जो अभी गालिब कमाल के चैनल पर जो प्रेजेंटेशन दिया है, क्या आप उससे एग्री करते हैं या आपके हिसाब से वो गलत था? देखिए, मैंने एक्चुअली इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स जो है यहाँ पे एचवी नाइवान, उनसे मेरी बात भी हुई थी। मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रीम नहीं देखा है, बिकॉज मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने वो स्ट्रीम ही नहीं देखा है। मैंने सिर्फ कुछ पोर्शंस देखे हैं उसके, जो हमारे फ्रेंड्स ने हमें भेजे थे। वी गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उन सब ने हमें भेजे थे, और वो जितने भी पोर्शंस थे, उतने पोर्शंस जो भी मुझे लगता है सारे पोर्शंस मिला के मैंने 15 मिनट का स्ट्रीम देखा होगा, और वो सारे पोर्शंस में जितनी भी बातें बोली गई, मुझे 100% वो 15 मिनट हवाई फायर लगा। नो, बाकी बिकॉज वो स्ट्रीम तो बहुत बड़ी थी, वो 3 घंटे की स्ट्रीम थी। मैं 15 मिनट बोल के कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहती हूँ। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये जो स्ट्रीम रैशनल लगी? मैंने आपसे कहा ना, मैंने 15 मिनट देखा है उस 3 घंटे में से, और उस 3 घंटे का वो जो 15 मिनट था, वो मुझे बिल्कुल हवाई फायर लगा। उसमें जरा सी भी कोई रैशनल मुझे नहीं लगा। तो ये मैंने आपको देखा, आप बहुत हारिस के चैनल पर जाकर बात करती हैं, बट क्या आपको लग रहा है ये जो किया जा रहा है, ये एक तरीके से नफरत के कारण किया जा रहा है, या कि चलो हिंदुओं को किसी तरह नीचे किया जाए, बस इसलिए वो कुछ भी मानने को तैयार है, किसी भी चीज टाइप को लेके स्ट्रीम करने को तैयार है? अब देखिए, अब ये चीज मैं दूसरे की तरफ से कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी अच्छी चीजें लाती हैं निकाल कर। कई बार आप भी हिंदुइज्म के अगेंस्ट कई बार बोलती हैं, इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर रैशन समझता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने वो स्ट्रीम की है, जो जिस तरीके से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, हर चीज में हाँ 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 करते रहे और सनातनियों का मजाक उड़ाते रहे, मुझे साफ ये लग रहा है कि ये टोटली इरेशनल और टोटली एक तरीके से घृणा में ये स्ट्रीम बनाई गई है। और मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली ट्विटर पे एक बार आंसर भी किया था। हारिस ने शायद वही क्वेश्चन पूछा था। आई एम नॉट वेरी मच इनटू इट। मैंने जैसे बताया, मैंने पूरा देखा नहीं था, बट हारिस ने कोई क्वेश्चन पूछा था, जो कि मुझे लगता है, अब मुझे लग रहा है जैसे आप बोल रहे हो, शायद ये उसी स्ट्रीम से इंस्पायर्ड था। तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा था कि सबसे पहला संस्कृत का सबसे पहला एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है। मैंने उस पर उनको प्रॉपर आंसर दिया था। आपने बताया सीरिया से मिलता है, बट मेरे हिसाब से क्यों हमारे यहाँ पर जो श्रुति होती थी, मेनली लैंग्वेज ना याद कराई जाती थी, लोग याद करके रखते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बात वही है, बात वही है जी, बिल्कुल बात वही है। मैंने भी वही लिखा था। नहीं प्रवीण जी, मैं वही कह रही हूँ, मैंने भी वहां पे वही आंसर दिया था। और मैं यहाँ पर भी आप लोगों को क्लियरली बताऊं कि हो सकता है एवीएम जी को मेरी बात सही ना लगे,
तो लेकिन उस जमाने में भी यही होता था कि देयर इज नो डाउट दैट बहुत सालों तक श्रुति टेक्स्ट फॉलो करते चले आए। इन लोगों को या तो उस समय तक लिखने के लिए रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, और दूसरी बात, अगर उन्होंने लिखी भी होगी तो लिखी किसमें होगी? ताम्रपत्र में लिखी होंगी, या हो सकता है कि हल्का फुल्का ये भोजपत्र में लिखी होंगी। ये सारी चीजें इतनी नहीं होती हैं कि आपके 2000, 2500, 3000, 3500 साल तक चल जाए। वेद इतने बड़े होते थे कि आप उसको रॉक पे इंस्क्राइब नहीं कर सकते थे। ऊपर से रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए आपको, रॉक इंस्क्रिप्शन इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। हमें आज सिंपल लग रहा है, लेकिन आज से 2300 साल पहले क्या आपका साइंटिफिक एडवांसमेंट था। वहां पे पत्थरों को कुरेद कुरेद के लिखना वाज नॉट अ समथिंग वेरी, बहुत आसान नहीं था। हाँ, और वेद बहुत बड़े बड़े हैं, दैट कुड नॉट हैव बीन रिटन प्रॉपर्ली। और तो, एक चीज, एक वेद को लिखने में उस टाइम जिस तरीके से मतलब जो वेद का एक कंटेंट है, मतलब मेरे हिसाब से उस टाइम में एक वेद को लिखने में कम से कम 100 से 150 साल चाहिए। 100 से 150, उससे कई ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि अगर आप वेदों को देखिए, जो सिर्फ अगर आप ऋग्वेद को देख लीजिए तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। उन 10 मंडल की अगर आप लैंग्वेज देखिएगा प्रवीण जी, तो जो जिसको भी पुराने मंडल कहा जाता है, लाइक 6, 3, 4 ये सबको, उसकी लैंग्वेज और जो बाद की लैंग्वेज है उसमें बहुत चेंजेस है। हाँ, लगेगा ही नहीं कि सेम लैंग्वेज। अभी आपके 4 वेद 108 उपनिषद, बल्कि आजकल 108 से भी ज्यादा उपनिषद हो चुके हैं, 208 उपनिषद, ठीक है, वेदांत हो गया आपका, जितनी व्याख्याएं लिखी गई हैं, रामायण और ये सब चीजें, ये क्या एक 100 साल के अंदर सब कुछ लिख मारा उन्होंने, ब्राह्मणों ने, और सब कुछ बुद्धिज्म को खत्म कर दिया? क्या लॉजिक लगाया गया? एवीएम आई डोंट नो हाउ यू आर सेइंग दैट। वहां पे चातुर, मतलब एक सेकंड मैं इनको जवाब दे दूं। त्रिपिटक में साफ साफ लिखा हुआ है अबाउट द 4 वर्ण, और ललित विस्तार में भी लिखा हुआ है कि चारों वर्ण के लोग हो सकते हैं। जगह जगह पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेसा, शूद्र की बात कही गई है। विच आर द 4 ब्राह्मण, ये पूरे त्रिपिटक में है, हर जगह मिलता है। आई डोंट नो कि आपने ये कहाँ से निकाला है कि इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट दे डिड नॉट रेफर टू कास्ट ब्राह्मण। दे वर डेफिनेटली रेफरिंग टू द ब्राह्मण, जो कि एक वर्ण होता था उस जमाने का। कि he has also mentioned to the Kandalas और the Chandalas, इन सब का रेफरेंस हमें त्रिपिटक में मिलता है। तो अगर आपको कहीं से वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मिला है, then you should actually try to get into it. But everywhere that has been mentioned, और ये कई जगहों पे मिला हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है कि उसका जन्म सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण फैमिली में होगा। यहाँ तक कि मध्यिका निकाय में तो एक पूरा एपिसोड है जहाँ एक ब्राह्मण आकर के बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, जहां उसको बुद्धा जो है पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ब्राह्मण से ज्यादा क्षत्रिय इंपॉर्टेंट है। वहां पर उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ अगर शादी होगी तो क्या होगा, क्षत्रिय की बेटी के साथ शादी होगी तो क्या होगा। एक बहुत बड़ा सा कॉन्वर्सेशन है, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कोई बाय बर्थ जो हायरार्की चली आ रही थी, बात उसकी ही हो रही है। तो देयर इज नो, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट। मेरे क्वेश्चन पूरे हो गए, मैं अभी जाना चाहूंगा। मैं जाने से पहले इतना बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक चैनल है प्रवीण स्पीक्स के नाम से, और हम मेनली सनातन धर्म के जो पॉजिटिव पक्ष हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो उनको लाते हैं साइकोलॉजी के बेस पे, ताकि अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो समाज के ऊपर। आपको भी एक बार हम बुलाना चाहेंगे अपने चैनल पर टॉपिक लेके कोई, और आपके सभी व्यूअर को बोलना चाहूंगा, अगर आप उस चैनल को पसंद करना चाहें और लाइक करना चाहें और सब्सक्राइब करना चाहें तो हमें लिंक दे दीजिए। मैं उसको, मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ, अपने चैनल का। 2 मिनट आप प्राइवेट चैट में दे दीजिए, मैं भेजती हूँ। प्राइवेट चैट में ही दे रहा हूँ आपको मैं। 2 मिनट बस, मैं निकाल देता हूँ लिंक, और दैट इज इट। और जो प्रवीण जी जो बात कह रहे थे, मैं उसका भी जवाब दे दूं। दैट मैं एग्जैक्टली जो श्रुति थी वो चलती आ रही थी सालों से। आज तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सबकी हमारे पास तरीका मौजूद है, एवरीथिंग इज है। लेकिन अगर आप आज भी किसी वेद पाठशाला में जाएंगे तो कोई किताब नहीं देता है, वो आज भी ओरल ट्रांसमिशन करके ही नेक्स्ट जनरेशन को ये वेद पाठशाला में वेद पढ़ाया जाता है। इन सब 6th या 7th सेंचुरी BCE के आसपास से जो हमें कॉम्पोजिशनल टेक्स्ट हैं, एज पर द साइंटिस्ट हिस्टोरियंस, मेरी बात नहीं है, और हमें फिजिकली मिला भी नहीं है कुछ, लेकिन उस जमाने से हमें जगह जगह पर, इनफैक्ट पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी, पतंजलि में भी एक शब्द का वर्णन मिलता है, विच इज कॉल्ड लिखित पाठक। लिखित पाठक का मतलब ये होता है वो इंसान जिसने कि वेदों को
पढ़ के बोला, मतलब रीड कर करके बोला, कहीं लिखा हुआ था उसको, लिखित पाठ का, और उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि वेद कभी श्रुति टेक्स्ट है, वो श्रुति की ही चीज थी, श्रुति वो था ही नहीं कि आप लिखा हुआ पढ़ लीजिए। तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बहुत ही मतलब ऑब्वियसली ये लिखना उन्हें गलत चीज लगती थी कि वेद लिखे नहीं जाने चाहिए, वो हमेशा ओरल ट्रांसमिशन ही होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, आपने मुझे ऐड किया, मैंने आपको एक लिंक भेज दिया अपना चैनल का, और आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, और मैं आपको कॉल करता हूँ फिर। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। और ये मैं प्रवीण जी का लिंक आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग प्लीज इनके चैनल को ज्वाइन कीजिए। हालांकि मैंने अभी तक उनका चैनल देखा नहीं है, बट फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कोई चैनल बहुत ही रिस्पेक्टेबल चैनल होगा। और रुद्रा, मैं 2 मिनट में आपको लेती हूँ, जस्ट टेक यू बैक। ओके, Panini, student of Nalanda? No, I don't think so, Sanchi ji. There is any evidence to say that Panini was a student of Nalanda. He was a student of Takshashila. Many historians claim that Ashokan weakened India as he accepted Buddhism. देखिए सांची, I do not believe in this line. If that was the case, तो अशोका के समय ही हमें अटैक्स मिलने चाहिए थे। There were Greco-Bactrians who were just standing beside me. किसी ने अटैक तो नहीं किया। ठीक है, मतलब एक व्यू हो सकता है कई लोगों का, लेकिन ये कह देना कि वो क्योंकि बुद्धिज्म में चला गया था इसीलिए, और मुझे नहीं लगता कि बुद्धिज्म ऑल्सो स्पीक्स कि आप बिल्कुल अहिंसा ही पे चले जाओ, भले ही सामने वाला आके आपको मार दे। नो, तो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ अहिंसा विच बुद्धा एवर टॉट। तो ये कह देना, ठीक है, लोगों की अपनी व्यूज हैं, बट आई डोंट अग्री टू दैट व्यू एट ऑल। जितने भी लोगों ने अशोका के टाइम पे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट उनके बाद जो कुणाल या उनके जो बच्चे हुए उस टाइम तक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एटलीस्ट देवर 4 to 5 जनरेशन, उसके बाद धीरे धीरे वो धीरे बढ़ता चला गया। अब जबरदस्ती लोग उस चीज को एक क्लेम कर देते हैं, दिस इज अ फ्यू व्यू ऑफ फ्यू पीपल, लेकिन ये इसका कोई मतलब मैं कहूंगी सब्सटैंशियल एविडेंस तो हमें नहीं मिलता। दैट इज कम्प्लीटली एन असर्शन। और असर्शन सोचना है तो फिर मैं भी सोच सकती हूँ भाई कि कुछ भी हो सकता है रीजन। और मैं प्रवीण स्पीक्स जी का ये हाईलाइट कर दे रही हूँ, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए इसको। AVLJ Brahmin has been mentioned to be Brahmin have been mentioned to be by birth। उन्होंने साफ साफ बर्थ की बात कही है त्रिपिटका में, तो अगर आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो तो फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पीपल I'll रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज टॉपिक से रिलेटेड बात कीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की फीलिंग्स है, आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं दूसरों को भी, बट अभी हमें दूसरों को नहीं डिस्कस करना। इट्स अ टॉपिक डेडिकेटेड टू वन थिंग। How come Buddhism got vanished from India? Was it the reason Shankaracharya called Buddha a Buddhu? Sanchi ji, the reason why Buddhism got vanished from India has to be somehow encouraged by Shankaracharya for sure. लेकिन उसके अलावा दूसरी रीजन ये भी थी कि आफ्टर अशोक there was no actually a king, I'll say emperor who actually very much engrossed a lot of the people who engrossed these people, I mean who engrossed Buddhism a lot. So Shankaracharya definitely was an important person to actually bring back the kind of Hinduism or to bring back the Vedic religion. लेकिन at the same time they were definitely not the reason who that is he was not definitely not the only reason, इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं। Okay, Rudra, adding you. Namaste, Shubhrita. Nice.
बहुत अच्छी स्ट्रीम रही आपकी, वेरी नाइस स्ट्रीम। मेरा एक दो क्वेश्चन हैं। जैसे कि उपनिषद हैं, तो आपको क्या लगता है ये बुद्ध से पहले ये आ गए थे, या फिर ये बुद्ध के बाद शंकराचार्य ने ही कंपाइल किए हैं, जो 11 उपनिषद मेन उपनिषद हैं? क्योंकि बाकी के जो 108 एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, बाकी के जो 108 उपनिषद कहते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उपनिषद बेसिकली श्रुति टेक्स्ट है, तो उनका कहीं ना कहीं जो मंत्र है या फिर उनका जो स्टोरी चलती है उसको वैलिडेट करने के लिए श्रुति यानी कि वेद से प्रमाण देना पड़ेगा। और बहुत सारे जैसे कलितारण्य उपनिषद है, ये जो कलितारण्य उपनिषद है ये वैष्णव उपनिषद लगता है, तो उसमें पूरा वैष्णव है, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो वेद के नहीं है या वेद से नहीं वो डिराइव होते हैं। और एक अलोपनिषद है, उसमें 100% पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं मुगल एरा में लिखा होगा कि अल्लाह के ऊपर उपनिषद है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अलोपनिषद को 108 उपनिषद में काउंट नहीं करते हैं, दैट इज आल्सो। हाँ, वह 108 उपनिषद में अगर कलितारण्य उपनिषद भी करते हैं तो उसमें तो मध्वाचार्य संप्रदाय के मंत्र वगैरह या फिर उनसे रिलेटेड टेक्स्ट आने लगता है, तो एक कहीं ना कहीं 800 साल पहले का होगा जो कलितारण्य उपनिषद है मेरे ख्याल से। बहुत देखिए, हाँ नहीं, बहुत सारे उपनिषद बहुत बाद के भी हैं, लेकिन जो मेजर ऐत्रेय, तैत्रेय और छांदोग्य हैं, कम से कम मैं इन तीनों के बारे में तो मैं मतलब मैं इन तीनों के बारे में आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, बाकी सब के बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूंगी आपको, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कम से कम ये तीनों उपनिषद डेफिनेटली बुद्धा को प्रीडेट करते हैं। एवरीथिंग एक्सप्लेन्स इट, द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द काइंड ऑफ फिलॉसफी, एवरीथिंग एक्सप्लेन्स कि वो जरूर से वहीं से थे। बाकी के ऑब्वियसली ये सारी चीजें हिस्टोरियंस का भी कहना है, हिस्टोरियंस तो इनफैक्ट आपके जो याज्ञवल्क्य जी और मैत्रेय को भी बुद्धा से पहले का कहते हैं। लेकिन मैं उस टॉपिक पर मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग शायद बुद्धा के बाद के हो सकते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई माइट बी रॉन्ग। ये याज्ञवल्क्य जी और मतलब the one who created the Upanishads I'm talking about. There could be multiple याज्ञवल्क्य जी, but the one who created this Upanishad, वो मुझे लगता है कि वो शायद बुद्धा के बाद के हो सकते हैं, बिकॉज द फिलोसफी डिड हैव अ बिट ऑफ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस या शर्मन इन्फ्लुएंस इनटू इट। मुझे लगता है कि गीता डू हैव सम काइंड ऑफ अ शर्मन और अ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। लेकिन आगे चल के अगर हम बात करें, अगर आप छांदोग्य या ऐत्रेय तैत्रेय की बात कीजिएगा एटलीस्ट, तो वो उसमें तो वो बिल्कुल डेफिनेटली बुद्धा को प्रीडेट ही करते हैं। लेकिन गीता मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं वो लेट वो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से पहले ही होगा, क्योंकि शून्यवाद का तो नहीं इतना उसमें एज सच लगता है, और लेकिन भक्ति योग का जो उसमें आया है तो उसमें एक कंफ्यूजन भी होती है कि कहीं ना कहीं ये रामानुजाचार्य के आसपास का भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले के जितने, या फिर शंकराचार्य से उससे, क्योंकि उससे पहले जितने भी शास्त्र थे उसमें भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, क्योंकि गीता के बाद ही भक्ति योग का ऐसा इतना बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन गीता सिर्फ भक्ति योग तो नहीं है ना, गीता में और भी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं। तो फिर ये मतलब अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो है इसको हम इस तरह से हमें लेना चाहिए। रादर मैं ये कहूंगी कि ये सारी जो फिलॉसफीज हैं मोर और लेस, ये सब कुछ इंडिया में प्रिवेल करती थी। ये दिस वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया उस जमाने में। अब ये थॉट प्रोसेस गीता से बुद्धा ने ली, या बुद्धा से गीता ने ली, या उपनिषद से बुद्धा ने ली, या बुद्धा से उपनिषद से ली, या अर्थशास्त्र से सबने ली, या सबसे अर्थशास्त्र ने ली। आई एम जस्ट मेकिंग एन ये कह पाना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। ये उस जमाने की फिलॉसफी थी अबाउट बीइंग ग्रेट, अबाउट द एक्सेप्टेंस। ये हम सिर्फ इसको इस तरह से कह सकते हैं। एंड सेइंग दैट, एक बात और मैं बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट मैं बुद्धा की फीलिंग्स, बुद्धा की बहुत ज्यादा ही डेडिकेटेड फिलॉसफीज हैं, बहुत ये है। लेकिन जो उपनिषदिक फिलॉसफी है, दे डेफिनेटली आर मच मोर डीप रूटेड। या जो आगे चल के आपको वेदांत फिलॉसफी मिलती है, अद्वैत वेदांत या अद्वैत वेदांत की, वो डेफिनेटली बुद्धा से भी बहुत ज्यादा डीप रूटेड फिलॉसफी है। दैट इज अ वेरी फिलॉसफिकल इवोल्यूशन जो कि हो रहा था। तो उसको देख करके मैं मतलब इसको हम यही कह सकते हैं कि धीरे धीरे ओवरऑल पूरे समाज का फिलॉसफिकली डेवलपमेंट हो रहा था। बुद्ध एंड यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि इतने सारे महान लोग, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो महावीर जैन हो, चाहे वो आपके शंकराचार्य, नहीं शंकराचार्य तो बहुत बात है, मैं इस जमाने की बात कर रही हूँ, चाहे वो
आजीविका वाले आपके हो, मक्खी नारायण, ये सारे के सारे जो लोग थे, एक साथ ये सारे के सारे लोग पैदा हुए और एक साथ इन लोगों ने इतनी डीप रूटेड बातें की, तो हम आज तक हम उसको डिनाई नहीं कर सकते उस चीज को, उसको हम आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल एटमॉस्फेयर दिस कंट्री वाज गिविंग। मैं ये कह रही हूँ मुझे ख्याल से कोई अचानक से इतने ज्यादा लोग एक तरह की इतनी हाई रूटेड फिलोसफी लेके नहीं आ सकते हैं। एक बंदा आ जाएगा, 10 लोग नहीं आ सकते हैं एक टाइम से, अगर ये आ रहा है। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि 2 से 2,500 साल पहले जो ग्रीक्स में और इंडिया के बीच में बहुत हाई फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स हो रहे थे, कहाँ एरिस्टोटल है, सोक्रेटिस हैं, और ये जो महावीर हैं और बुद्ध हैं और आजीविका हैं, ये आपस में काफी फिलोसफी को लेके काफी ज्यादा आर्गुमेंटेशन हो रहा था। और ये आपस में, और इनके आर्गुमेंटेशन जो हैं कहीं ना कहीं 500 से 2,500 से 3,000 साल पहले तक अभी आज के टिल नाउ से होने चाहिए, क्योंकि मेरे मतलब उसे तभी इतना मतलब डेवलप्ड और इतनी हाई, जिसमें बहुत कमियां निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये बात हो सकती है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन दैट इज नॉट मच ऐसे कि डेफिनेटली इंडियन फिलोसफी का इंडिक फिलोसफी का ग्रीक फिलोसफी पे और ग्रीक फिलोसफी का इंडिक फिलोसफी पे इन्फ्लुएंस तो पड़ा है, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं हो सकती है, इसको डेफिनेटली उस जमाने में कई सालों से एक फिलोसफिकल चेंज चला आ रहा था। The Sherman movements, which was not directly anti-Vedic, but they did not take into the supremacy of the Vedas. एक हम लोगों में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जब हम कह देते हैं कि नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो पूरी तरह से वेदा को रिजेक्ट करते थे। नहीं, वो वेद को रिजेक्ट नहीं करते थे, वो ये कहते थे कि वेद ही सब कुछ नहीं है। जो कि आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट की थिंकिंग ये थी कि वेद में जो लिखा है वही फाइनल है, उसके ऊपर कुछ नहीं। That was the thing that the Sherman school of thought या जितने भी नास्तिक, ये भी जरूरी नहीं है ना, फिर वो गीता को डिनाई करते हैं कि अगर हाँ, तो वो आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट, तो गीता भी आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट प्रॉपर नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। गीता तो प्रमाण, मेरे ख्याल से वेद को केवल एक प्रमाण मानना, शब्द प्रमाण मानना, बस वही इम्पोर्टेंट आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट। नहीं, आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में गीता को, जो प्रॉपर आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है वो सुप्रीमेसी मानते थे वेदास की। अब उनका कहना था कि जो वेद है वो बिल्कुल सुप्रीम है, उस तरह की थिंकिंग। दैट इज मतलब टेक्निकली दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ आस्तिक। डेफिनेटली जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बहुत सारे और स्कूल्स ऑफ थॉट इंटरमिंगल करते चले गए, तो धीरे धीरे आस्तिक का डेफिनेशन भी बदलता चला गया। आज की डेट में तो हम जनरल स्पीकिंग पीपल तो आस्तिक बात करते हैं पीस को। अगर नॉर्मल हम लोग अगर नॉर्मली किसी आदमी को जाके पूछें, आपने पढ़ाई की है या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब काफी लर्नड है, लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदे को जाके रास्ते में पूछें कि भैया आस्तिक का मतलब क्या होता है, तो वो सिंपल यही कहेगा कि भाई जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। तो आस्तिक का डेफिनेशन भी धीरे धीरे इवॉल्व करता चला गया, लेकिन ओरिजिनली वहां से शुरू हुआ था। तो उसी तरह से जो शर्मन स्कूल ऑफ थॉट थे, नहीं मुझे कंप्लीट कर लेंगे, जो शर्मन स्कूल ऑफ थॉट थे वो पूरी तरह से एंटी वैदिक नहीं थे, लेकिन वो वेदों को, इनफैक्ट वो बोलते भी थे कि वेदों में बहुत अच्छाई है। इनफैक्ट वेदों के पाठ करना चाहिए, जितने भी जगह जगह पे उन्होंने त्रिपिटक वगैरह में लगे विस्तार में भी लिखा है। लेकिन वो बस इतना कहते थे कि ये वेद ही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। इनफैक्ट आपके छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से कृष्ण को घोरा अग्निरस ने सिखाया था, मतलब उपनिषदिक फिलॉसफी दी थी। Now there are a few historians और इंडोलॉजिस्ट जो कि व्यू करते हैं कि हो सकता है कि हिस्टोरिकली कोई आदमी रहा हो कृष्ण, जिसको कि घोरा अग्निरस, जो कि एक शर्मन स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता था, उसने फिलॉसफी बताई हो और उसने उसी पर अपना थोड़ा एडिशन करके जा करके गीता मतलब अर्जुन को बोल दिया हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। और क्योंकि ये इसीलिए शर्मनिक फिलॉसफी या शर्मनिक इन्फ्लुएंस आता चला गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऐसे जो इवोल्यूशन हो रहा था फिलोसफिकल, वो चलता आ रहा था। किसी एक को हम पूरी तरह से क्रेडिट नहीं दे सकते कि यही इसी से उसमें गया है या उसी से इसमें गया है। आई जस्ट वांट टू ऐड अ स्टोरी बिफोर इट, क्योंकि अब यहाँ पे बात चली गई है, एंड दैट इज अबाउट द 23rd तीर्थंकर ऑफ द जैन, जो महावीर जैन के पहले के तीर्थंकर थे, पारसनाथ जी। He was a king
वो भी एक राजा थे और उनकी मतलब ही वाज नॉट मतलब ठीक है, उनको शर्मन स्कूल ऑफ थॉट पसंद आते थे, लेकिन वो बड़े हो रहे थे एज अ नॉर्मल प्रिंस। जब उनकी शादी, और ये बात है उनका जन्म हिस्टोरिकली माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 9th सेंचुरी BC में, 853 के आसपास लोग मानते हैं। उनकी शादी किसी लड़की, दिस कम्स अंडर वन ऑफ द जैन स्कूल्स, कि उनकी शादी किसी लड़की से तय कर दी गई थी। बट जिस लड़की से, जिस राजकुमारी से उसकी शादी तय की गई थी, उससे कोई और शादी करना चाहता था, मतलब किसी दूसरे राजा का राजकुमार भी शादी करना चाहता था। तो उसने, एंड दैट वाज अ स्मॉलर किंग, वो छोटा राजा था, लेकिन उसने फिर भी, उसको इतना ईगो में लगा कि उसने अटैक कर दिया। वो डेफिनेटली जो पारसनाथ की फैमिली और लड़की की फैमिली की जो कंबाइंड आर्मी थी उससे हार जाता। लेकिन तभी भी पारसनाथ जी ने कहा कि मैं युद्ध क्यों करूं, झूठ मूठ के बहुत सारे लोग मरेंगे, मैंने उस लड़की को अभी तक अपनी पत्नी नहीं माना है, अगर उसकी, लेकिन उस इंसान ने, मतलब जिसकी बात, जो अटैक कर रहा था, उसने इस लड़की को ऑलरेडी अपनी पत्नी मान लिया है, तो मैं किसी की पत्नी जिसने उसको मान लिया उसको छोड़ करके मैं थोड़ी युद्ध करूंगा। एंड ही रिक्वेस्टेड द फादर ऑफ द गर्ल कि आप अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से करवाइए ताकि वॉर ना हो। एंड ही सेड वॉर था futile। तो आप समझ जाइए कि ये 8th सेंचुरी BC में, जहाँ जबकि पूरी दुनिया में मार काट की फिलोसफी चली आ रही थी कि मारो और राज करो वाली थी, वहां पर हमारे देश में इस तरह के फिलोसफर्स थे, इस तरह की फिलोसफी थी जहाँ लोग, मतलब जीतने वाले लोग भी लड़ाई युद्ध नहीं चाहते थे। तो दिस इज हाउ इट इज। इसका मतलब ये यही है कि काफी ज्यादा जो अर्बनाइजेशन हो गया था 3000 साल पहले, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर अर्बनाइजेशन नहीं होगा तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई युद्ध जीते और छोड़ दे। बाय द टाइम ऑफ 2500 तो डेफिनेटली बुद्धा के टाइम से, महाजनपद के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो ही चुका था, और ये उससे थोड़ा 100-200 साल पहले की बात है, तो ऑब्वियसली। अच्छा शिवप्रता, आपको मैम, आपको क्या लगता है कि वेद है वो पॉलीथिस्टिक है या मोनोथिस्टिक है? मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अद्वैत तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन जो सांख्य फिलॉसफी या सांख्य है या योग की फिलॉसफी, और पॉलीथिस्टिक फिलॉसफी जो ग्रीक्स की भी कुछ थोड़ा बहुत वो है, और ज़ोरास्ट्रियन वगैरह का भी इन्फ्लुएंस है, और कहीं ना कहीं ये जो 3-4 फिलॉसफीज थी, शायद अद्वैत का भी शायद हो सकती है मेरे ख्याल से, ये सारी एक ही टाइम पे ही थी, और इन सबको जो एक साथ वेद में स्टोर कर लिया गया। चारवाक की भी, चारवाक तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत नास्तिक कुछ हद तक, ये सब साथ में पैरेलली चल रही थी, और इनको वेद में कंपाइल कर दिया गया। वेद को एक्चुअली डिसाइफर करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वेद अलग अलग लोगों ने कंपोज किए हैं, डिफरेंट कंपोजर्स, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेसेस थी, तो जिसकी जो थॉट प्रोसेस थी उसने उस हिसाब से कंपाइलेशन की है। अब इसको मैं ऐसे यही कह सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोनोथिस्टिक या फिर जो अनेक वो जो मल्टीपल गॉड्स हैं, लेकिन उनका एक ही वो है, कहीं ना कहीं वो उसमें दिखता है कि जो बहुत सारे गॉड्स हैं उनके पीछे लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऋषियों ने बोला कि ये सब एक ही है, जो सबके कबीलों के जो गॉड्स थे। ये तो बाद में आपको मिलता है, ये तो नहीं, जैसे कि नहीं, मैं मंत्र बता देता हूँ। एक ऐसे इंद्र ऐसे है, तुम इंद्र, तुम ऐसे तरीके के जो मल्टीपल, मुझे पता है, लेकिन वो अग्नि के बारे में वो वर्ड है, वो नहीं अग्नि मेन उसका देवता है, लेकिन हाँ, मतलब उसका मेन देवता अग्नि है, और उसमें बताया गया कि अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है, लेकिन अलग अलग, आई नो दैट, मैंने वो वर्ड, मुझे याद है वो वर्ड, बट दैट मतलब ठीक है, धीरे धीरे करके वही पॉलीथिस्टिक मोनोथिस्टिक हर तरह के थॉट प्रोसेसेस उसमें आ रहे थे। मैं वही कह रही हूँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेसेस थे, और अलग अलग थॉट प्रोसेसेस को उन्होंने एक, मतलब ये जिसकी जो थी उसको उन्होंने डाल दिया। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू, आपका स्ट्रीम बहुत अच्छा रहा, और अब साइंस जो भी है वो व्हाटएवर, लेकिन मतलब वो मैं सिंपल से एक बात कहती हूँ रुद्रा जी, अगर किसी बंदे ने आकर के कुछ क्लेम कर दिया, व्हाई आर वी गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दैट? आप उस पर, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैंने ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस उससे रिलेटेड नहीं बनाए हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे मैंने पहला वीडियो जो ड्रॉप किया था, तभी मैंने कहा था कि मैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे वीडियो बनाऊंगी, बट लास्ट टाइम फिर हमारी मतलब क्यू सर्वर आ गया था,
तो हमने डिसाइड किया कि यदि ज्यादा जरूरी प्योर सर्वे पे करना तो हमने इसको डिले कर दिया था। अब ये टाइमिंग बाई चांस ऐसी हो गई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा ये मतलब मेरा उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। अब देखिए, वी नो अबाउट हिस्टोरियंस व्यू, वी नो अबाउट एवरीवन एक्सपर्ट्स व्यू ओपिनियन, और जो हिस्टोरिकल लेवल पे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो कन्वे कर रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं, अब उसमें किसी ने कोई थॉट ना शेयर किया है, एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी ने कोई थॉट शेयर किया है, व्हाई शुड अदर पीपल बी एक्चुअली इंटरेस्टेड कि यार उसने ऐसा क्यों बोला है? मैं बता देता हूँ, वो एक उसके 2-4 आर्गुमेंट्स हैं और बहुत ही ज्यादा जो डिवाइड सोसाइटी में पैदा करने वाले आर्गुमेंट्स। उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो फुल ऑफ हेट है कि बुद्ध ये कहीं बोलता है कि 10th सेंचुरी में ही ब्राह्मण्स आए, उन्होंने फिर इतने सारे लाइब्रेरीज और बुक्स लिख दी एकदम से। फिर छत्रज्ञ पे अटका रहता है कि छत्रज्ञ और री, ये सब तो शब्द नहीं थे। अगर ये शब्द अगर मान भी लें शब्द नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखे नहीं जा सकते। जैसे ऋषि है, वो री होना जरूरी नहीं है, रा और बड़ी की मात्रा से भी ऋषि लिख सकते हैं, कोई बड़ी इतना, या ऋग लिख सकते हैं, तो इतना उसको प्रोनाउंस करने का अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अब वो जो इंडिका है, इंडिका में जो ब्राह्मण है, अब बोलते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे तो ना अशोक है, ना पाटलिपुत्र है, ना कोई नदी है, ऐसे तो फिर बुद्ध भी नहीं है, ना कोई भी धर्म भी नहीं है उसमें। तो उसने अपनी ही डायरेक्ट में लिखा है। नहीं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में आपको बुद्ध मिलते हैं। इंडिका नहीं, इंडिका में देखिए, इंडिका की तो फिर अगर हम इंडिका की अगर उस हिसाब से जाएं कि जो हमें टैंजिबल एविडेंसेस मिलते हैं वही सही है, तब तो इंडिका भी हमें नहीं मिलती है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी वो तो है ही नहीं। वो हमें इंडिका कहाँ से मिलती है? जो एरियन ने लिखी थी इंडिका बुक देख करके, हम तो उसको देख के बताते हैं ना कि इंडिका में ये सारी बातें लिखी होंगी। तो अगर हम यही मान के चल रहे हैं कि लोगों ने झूठ बातें ऐड कर दी हैं, खुद से ही किताबें लिख दी, तो एरियन भी खुद से किताब लिख सकता था, तो हम उसको क्यों, मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, और हम वहां पे इंडिका को जाकर के बोल देंगे कि नहीं भाई इंडिका में सही लिखा है, तो हम ये तो फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। या तो फिर हम इंडिका को भी नहीं मानेंगे, तब तो फिर कुछ मानने के लिए नहीं है। और इन शॉर्ट अगर हम उस लेवल तक जाए रुद्रा जी, तब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि एक्चुअली जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक्चुअली अशोक ने या मतलब ये इसमें ही लिखे हैं? ये भी तो हो सकता है। अगर हम मतलब आई एम जस्ट गिविंग मतलब मैं नॉट एंडोर्सिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग इट। तो ये भी तो हो सकता है कि 10वीं शताब्दी में कोई आदमी आया और उसने इंस्क्रिप्शन करवा दिए कि मैंने अशोका के नाम से। आप कैसे बोलोगे कि नहीं वो नहीं है? ये भी तो हो सकता है। कार्बन डेटिंग से नहीं पता चलता है रॉक एडिक्ट का एज। रॉक्स का एज नहीं पता। रॉक्स एडिक्ट को हम डेट कर पाते हैं सिर्फ इस तरह से कि हम ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसने लिखाया है तो इस राजा के समय में ये लिखा गया होगा। वी नो कि अशोकन एडिक्ट इस समय का है क्योंकि हमें पता है कि अशोक किस समय पर राजा रहा होगा अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द वेरियस रिकॉर्ड। लेकिन अगर हमको यही मान के चलना है, तब तो फिर अगर आप यही मान के चलेगा तो फिर हम तो ये भी कह दें कि कल यार 8वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में कोई आया, उसने जाकर के अशोका के नाम से जगह जगह पे इंस्क्रिप्शन करवा दी। तो मुगल से पहले हम कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी वेग आर्गुमेंट। मैं खुद इस आर्गुमेंट को नहीं एग्री कर रही हूँ। मैंने खुद इसीलिए मैंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को इतना इंपॉर्टेंस भी दिया। बट आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट कि अगर आदमी हर चीज को बोलने लगे कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये बाद में लिखी गई है, ये इसका ये नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, तब तो फिर हम किसी भी चीज को झूठ बोल सकते हैं ना, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। अच्छा, तो जो मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ब्राह्मण्स हैं या फिर जो कास्टिज्म है, तो आप गीता से पहले कोई भी ऐसा शास्त्र बता सकते हैं जो एक्सप्लिसिटली ये बोला जाए कि ब्राह्मण की बाय बर्थ ही है ब्राह्मण, उसका जो नेचर है या फिर कर्म है वो सेकेंडरी है गीता से पहले? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, दैट विल डिपेंड कि आप ये बताइए कि गीता कब की। अगर आप ये बता पाइएगा तो फिर, बिकॉज गीता की राइटिंग डेट आप किसको मानते हैं? मोस्ट एक्सेप्टेबल गीता की राइटिंग डेट है एज पर अ पार्ट ऑफ महाभारत 2nd सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी कॉमन एरा तक। अब अगर इस समय गीता लिखी गई है तो एज पर द एक्सपर्ट्स, अगेन फिर हमारे पास तो फिजिकल एविडेंस है नहीं, एज पर द एक्सपर्ट्स फिर तो मनुस्मृति उसके पहले की हो जाती है। नाउ अगेन नहीं, महाभारत 2nd to 3rd सेंचुरी लिखी गई है, लेकिन वो टाइम टू टाइम उसमें एडिशंस भी हुए हैं, ये तो 100% श्योर है। तो ये लास्ट एडिशन, ये लास्ट एडिशन का ही वो है। और मनुस्मृति में भी बहुत, मनुस्मृति भी दर्जनों एडिशन हैं।
हाँ, लेकिन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना कौन सा पोर्शन बाद में आया, कौन सा पोर्शन श्रुति बुक्स में बताइए आप। मनुस्मृति तो ये किसी एक लोकाचार की बुक भी हो सकती है, आप श्रुति ट्रेडिशंस में बता सकती हैं कोई? लेकिन भाई जो डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली, और मनुस्मृति में भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा गया कि ब्राह्मण से ही ब्राह्मण पैदा होगा, ये भी गलत बात है। लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, उसमें तो खैर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है मनुस्मृति में। लेकिन फिर अगर आप वैसे जाइएगा रुद्र जी, तो फिर कहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि कर्म से ही मतलब ये कास्ट है? गीता में है, और गीता में कर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है। गीता में नहीं, चतुर्वर्ण्य माया से गुण कर्म विभाषता, तो ये तो कर्म नहीं है, गुण से है, क्वालिटी से है वो। हाँ, गुण कर्म विवाह, मुझे याद है ये श्लोक, चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा गुण कर्म विभाषता, मतलब ये मेरी जो सृष्टि है वो क्वालिटी से, हाँ, गुण और कर्म क्वालिटी से जो कर्म आता है, और वो उनका, और उसका माधवाचार्य वगैरह का उससे जो कमेंट्री है उसके हिसाब से उसका मतलब ये होता है कि वो जो भी चतुर्वर्ण के लोग पैदा होते हैं उनका गुण और कर्म जो है वो अपने बर्थ वाले वर्ण से ही हो। ये मध्वाचार्य, ये तो गोलमोल बात है, ये तो शंकराचार्य है, मध्वाचार्य ने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, मुझे मालूम है मध्वाचार्य शंकराचार्य ने बोला है, लेकिन ये तो गोलमोल बात है। अगर डायरेक्ट बाई बर्थ होता तो डायरेक्ट लिख देते बाई बर्थ है, इसमें गुण कर्म विभाषिता की, और जो फिर यक्ष संवाद आता है ये उनका ये कहना था कि जो बच्चा मतलब कि जो भी पैदा होगा या जो भी गीता के मतलब ये जो भी लोग आएंगे वो वैसे ही मतलब वो उसी गुण के हिसाब से आएंगे जो उनका गुण है, जो उनका और फिर कर्म भी तो ऐड हो गया ना, कर्म तो चेंज होते हैं ना, ये तो गोलमोल मध्वाचार्य की गोलमोल बात है। नहीं, वैसे अगर आप बोली तो महाभारत पे अगर आप जाइएगा, महाभारत में अनुशासन पर्वन भी है, वहाँ पे ऋषि मतंग का किस्सा बताया हुआ है, उसका क्या हुआ? हाँ, ऋषि मतंग जो थे ऋषि थे, इतने बड़े थे, लेकिन उनको फिर भी ब्राह्मण का वर्ण नहीं मिला क्योंकि वो बाय बर्थ ब्राह्मण, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो वो तो उस टाइम पे डिपेंड करता है ना कि नहीं दिया होगा, कुछ रीजन रहा होगा, कुछ रीजन नहीं रहा होगा वहाँ पे। यक्ष प्रश्न को आप क्या बोलेंगी? यक्ष प्रश्न में है जो युधिष्ठिर ने बोला, तो उसका क्या आंसर दोगी आप? उन्होंने भी कर्म की बात नहीं कही थी, युधिष्ठिर ने भी, आप देख लीजिए, कर्म की बात युधिष्ठिर ने भी नहीं कही थी। उन्होंने क्वालिटी, उनसे जब यमराज ने पूछा कि अच्छा तो बाई बर्थ होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, बाई बर्थ तो अगर तो पेट जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, तो क्या उन्हें ब्राह्मण मान दिया गया? युधिष्ठिर ने वही कहा कि ना तो बाई बर्थ होता है, ना तो बाई कर्म होता है, बाई हार्ट होता है। उन्होंने दूसरी बात बोली। हाँ, तो मतलब जो आप, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, गुण और कर्म, मतलब जो आपसे, तो दोनों एक गुण और बाई बर्थ आप नहीं बोल सकती ना। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। अरे बाबा देखिए विदुर जी, आपकी बात पर मैं अब इस पर डिस्कशन अगर हम ये डिसाइड कर लेते तो क्या ही बात थी। मैं ये कह रही हूँ कि बाई बर्थ होता है या बाई बर्थ नहीं होता है, ये चीज मतलब महाभारत से या गीता से हमें क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बात लिखी हुई है, तो उसको तो हम मान नहीं सकते हैं। वहां पर भी महाभारत में भी अगर अंत तक कर्ण को सूत का पुत्र बोला गया था, उसको तो क्षत्रिय नहीं बोला गया, डिस्पाइट हिम बिकमिंग अ किंग। सेम फॉर अश्वत्थामा। उसमें बहुत सारे नहीं, उसमें बहुत सारे वो हैं क्लैशेस हैं उसमें, थोड़ा सा वो दिक्कत है, क्योंकि वो जो हमने टीवी में देखा ना, वो काव्य में से आया ज्यादा। मैंने भी काव्य की भी बात कर रही हूँ मैं। अश्वत्थामा को भी कभी भी नहीं बोला गया कि वो ब्राह्मण नहीं है, डिस्पाइट हिम बिकमिंग अ किंग। तो ये कह देना उसको हमेशा, मैंने अगर आप काव्य में देखिए, काव्य में जगह जगह पे सूत पुत्र बोला गया है कर्ण को, इवन आफ्टर ही बिकेम अ किंग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कर्म वॉज डेफिनेटली नॉट अ पैरामीटर, ये तो हम श्योर हो सकते हैं, कर्म की तो बात नहीं थी। जो कि आज कहते हैं कि मतलब वर्ण बाय कर्म होता है, वर्ण की दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बाय बर्थ हो सकता है जो कि कहीं कहीं लिखा हुआ है, या तो बाय क्वालिटीज हो सकता है। बाय कर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हम आज कहते हैं, बाय कर्म तो डेफिनेटली एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कर्म के हिसाब से तो कहीं नहीं हुआ है। ना तो आपकी गीता ये कहती है, ना तो ऐत्रेय महिदास वो जो थे, उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का जो लिखा है वो तो दास ही थे, वो कैसे ब्राह्मण हो गए फिर? कहाँ लिखा है कि वो ब्राह्मण हो गए थे? कहाँ लिखा है कि वो ब्राह्मण हो गए थे? आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि कोई, आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि कोई जो महान ऋषि मतंग भी तो ऋषि थे ना, ब्राह्मण तो नहीं थे।
ब्राह्मण होना, ब्राह्मण वर्ण, देखिए काम कोई कुछ भी करे उसका वर्ण चेंज नहीं होता है, मैं बात का यही कह रही हूँ। कर्म से, कर्म कोई कुछ भी कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण जाकर के, अगर आपका तो मतलब आप ये कह रहे, ओके, तो आप ये कह रही हैं ऋषि बन सकता है, कोई महर्षि बन सकता है, लेकिन ऋषि महर्षि होने के लिए ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। उसी तरह से धनानंद जो था वो एक एम्पेरर था, सम्राट था, उसकी वजह से वो क्षत्रिय नहीं बन गया, वो फिर भी शूद्र वर्ण का ही रहा। तो दिस इज हाउ इट इज कि वर्ण कर्म से डिपेंडेंट नहीं है, क्वालिटीज से, मतलब दैट इज अगेन, वो बाय बर्थ हो सकता है, बाय क्वालिटीज हो सकती है। गीता स्पीक्स अबाउट बाय क्वालिटीज। आपकी मतलब इवन द पर्सन, ये अनुशासन पर्व स्पीक्स अबाउट बाय बर्थ, और ये युधिष्ठिर स्पीक्स अबाउट बाय हार्ट। ये तीनों कॉन्ट्रोडिक्टरी फिलॉसफी आपको एक ही किताब में मिल रही है, लेकिन ये कहीं पर भी बाय कर्म नहीं बोला गया। मैं इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ। कर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है गीता में बोला ना, गुण कर्म विभाषिता, इससे ज्यादा मैं बोलता हूँ गुण कर्म विभाषिता। नहीं, मैं अभी श्लोक का नंबर भेज देता हूँ। अब कैसी बात कर रही है, मुझे याद है, तब भी आप भी काट रही है। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि गुण है, क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। उसमें मुझे अभी मैं देख सकता हूँ, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन अगर मैं डालूंगा ना चित्रमंडा मैसेज, गुण और कर्म दोनों ही है, दोनों शब्द है, गुण कर्म विभाषिता। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, मतलब डायरेक्ट ये रेफरेंस है, और ये तो तथानत्रयी में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसमें शंकराचार्य ने और शंकराचार्य ने और मध्वाचार्य ने जली भी बनाई है, मैं ये इससे एग्री करता हूँ, तो उसको गोलमोल किया है कि नहीं वो पैदा होगा तब ऐसा। लेकिन शंकराचार्य को हमसे कम नॉलेज था या माधवाचार्य को हमसे कम नॉलेज था, ये भी तो कोई बात नहीं थी। हमारी थिंकिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, उनकी दूसरी हो सकती है, हम नहीं कहते। पर अब इस पे मैं नहीं कहूंगी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जगह जगह पर, महाभारत में एटलीस्ट हम देख सकते हैं वहां पे किसी का वर्ण चेंज नहीं हुआ है, जबकि वहां पे सबने अलग अलग काम किए हैं, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, वर्णों के काम किए हैं, बट किसी का भी वर्ण चेंज नहीं हुआ है थ्रू आउट द एपिक। विदुर वहां का ये था जिसको कहा जाता है महामंत्री था, उसको थ्रू आउट द एपिक शब्द ही बुलाया गया। शब्द मतलब जो दासी का पुत्र हो। अब यहाँ पे उसका वर्ण तो चेंज, जबकि उसकी माँ जो थी वो ऑब्वियसली उसके जन्म के बाद दासी भी नहीं रह गई थी, वो फ्री हो चुकी थी, फिर भी उसको क्षत्र बुलाया गया। तो बाय बर्थ अगर नहीं होता, कर्म से होता, तो उसको तो चेंज होना चाहिए था थ्रू आउट। दैट इज, अब मैं फिर वही कह रही हूँ कि एटलीस्ट हमें अलग अलग जगहों से एविडेंस मिलते हैं कि कर्म से नहीं चेंज होता था वर्ण, एटलीस्ट बाय द टाइम जब महाभारत। तो मतलब कर्म करने की फ्रीडम तो थी एटलीस्ट। हाँ, फ्रीडम थी, ऑनेस्टली। हाँ, तो ये मतलब पसंद ना करते हो, लेकिन लोग कर्म तो करते ही थे। तो मतलब ये तो ठीक है, वो आपका वो पर्सपेक्टिव। हाँ, वो एक बार जो वर्ण हो गया उसके बाद बार बार चेंज नहीं होता हो, ऐसा शायद हो सकता है कि एक बार जो वर्ण के बाद चेंज ना होता हो, लेकिन कर्म करने की सारी फ्रीडम तो थी। ऐत्रेय महिदास हैं, ये महिदास हैं, ये बिल्कुल ही शुद्र क्लैन से थे, मतंग चांडाल थे, ऑब्वियसली, लेकिन वो लोग ब्राह्मण नहीं बन पाए कभी भी। तो वो बनने की जरूरत भी नहीं है ना, जब सब कर्म कर रहे हैं। वो उनका भाष्य माना जा रहा है हर चीज। वो बात है ना, वो कम्प्लीटली अलग चीज है। बनने की जरूरत है कि नहीं। ऋषि आज तक अनुशासन पर्व, मतंग ऋषि चाहते थे कि उनको मतलब ब्राह्मण का पद मिले। उन्होंने इंद्र की घोर तपस्या भी की, इंद्र वहां पर प्रसन्न होकर के आए, उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी चर्चा हमेशा रहेगी, तुम बहुत महान रहोगे, एवरीथिंग। लेकिन वहां पे भी साफ साफ उन्होंने ये कहा कि लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारा वर्ण नहीं है। नाउ दिस इज द थिंग। ओके, ठीक है। अब ठीक है, मैं एक आध दो और लेके आऊंगा बाद में फिर। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। यस, योगेश जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, सुब्रता जी बोलिए। मेरे को सवाल जो आप मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा अगर आप जोर से कह सकते हैं तो बताइए। हेलो, हाँ, मैं जोर से बोलता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जितनी भी चारवाक की फिलॉसफी है वो सारी एक तरह से गोलमोल कर दी है। राजश्री जी को मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम राजश्री जी, सॉरी बहुत देर से आपको लगाया हुआ था, मैंने आपको जवाब नहीं दिया बिकॉज उनके साथ इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया था। तो ये चारवाक और अशोकन, चारवाक और आजीविका को मारने की बात अबाउट किलिंग ऑफ देम, ये डेफिनेटली एक मतलब ह्यूमर मॉन्स्टरिंग है। ये
मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जबकि अशोकन इंस्क्रिप्शन जगह जगह पे अलग अलग फिलोसफीज की कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, साफ साफ कहता है कि साफ साफ कहता है कि जहाँ पे जो बच्चे मतलब जहाँ पे भी अलग अलग लोग रहेंगे तभी हमारे देश का फिलोसफी हमारी जगह का थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। ब्राह्मणों और शर्मनों को डज नॉट इवन मेंशन बुद्धिस्ट वर्ड, शर्मनों में आपकी आजीविका भी आते हैं, तो ब्राह्मणों और शर्मनों को दान की बात करता है। ऐसी फिलॉसफी रखने वाला इंसान को जबरदस्ती अगर बोला जाए कि ही किल्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये कहानी पूरी तरह से आई है आपकी अशोक वंदनम देवन जो भी है उस किताब में, विच इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें इस चीज को हाईलाइट इसलिए किया गया है ताकि वो ये दिखा सके कि कितना ज्यादा डेडिकेटेड था अशोक बुद्धा के लिए। अशोका डेफिनेटली बुद्धा के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था। That however does not change the fact कि वो जितना भी डेडिकेटेड रहा हो, लेकिन उसने मतलब सिर्फ बुद्धा के लिए लोगों की जान मार दी हो, इसका कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। What exactly made you think, Avian, that I hate Ashoka और बुद्धा? अगर ये बात रहती तो I wouldn't have right now said that अशोका ने उन लोगों को नहीं मारा था, वो बहुत ही रिलीजियस फ्रीडम वाला बंदा था। मैं उल्टा ये कहती कि नहीं अशोका मतलब ने जरूर मारा होगा, अशोक वंदनम में ये बात लिखी हुई है, जरूर मारा होगा उसने, मैंने तो ये नहीं कहा। आई मीन स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मैं अशोक से हेट करती हूँ, देन दैट्स योर बायस। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जितना भी चारवाक लिटरेचर था वो सारा जो है गायब कर दिया, और जो भी चारवाक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है इट इज मोर लाइक उनकी फिलॉसफी सामने रखी है और फिर उनकी क्या उनके आर्गुमेंट सामने रख के उनके आर्गुमेंट्स के ऊपर इस तरह से आर्गुमेंट को फॉर्मुलेट किया गया है कि जो नॉन चारवाक्स हैं वो ज्यादा सही आए। मतलब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब चारवाक है नहीं। चारवाक फिलोसफी थी या जो चारवाक दर्शन था वो पूरी तरह से हमारे पास से खो चुका है। अब आप इसको सही मानिए गलत मानिए या जो भी रीजन दीजिए, दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे लोग मतलब अपना वाला चीज अपने लोगों का खत्म हो जाता है, दूसरे वालों का आ जाता है, तो जब दूसरे के हाथ में रहता है आपको प्रेजेंट करना कि वो कैसे प्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से ही प्रेजेंट करेगा, आपको नीचे दिखा करके। that is what has happened with चारवाक। चारवाक डेफिनेटली एक बहुत ही अरसे की अच्छी फिलॉसफी रही होगी अपने समय की, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने उसको मतलब आगे के टाइम में चूंकि चारवाक के फॉलोअर्स नहीं रह गए, तो उन लोगों को हटा करके बहुत ही एक मतलब क्या बोलेंगे, जो बाकी के सोर्सेस थे स्पेशली हिंदू बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेस, उन्होंने उसको बहुत ही कॉमिक टाइप का बना दिया। वही बात हो जाती है। एंड अगेन वो सिर्फ चारवाक के साथ नहीं हुआ है, जो वो आपके आजीविका के साथ भी हुआ है। अब आजीविका दर्शन जो है स्पेशली वो मकली गोसाला जो थे, मकली गोसाला ने कितनी अच्छी फिलॉसफी दी थी। अगर आप आजीविका फिलॉसफी की बात कीजिए तो आजीविका फिलॉसफी क्या कहती है कि मतलब प्री डिटर्मिनिज्म है, जो होना है वो होके रहेगा। अगर आप एक चीज को रोकिएगा, एक तरह से रोकने की कोशिश कीजिएगा, तो वो दूसरे तरह से हो जाएगा। दिस वाज द थ्योरी। गॉड पे वो नहीं बिलीव करते हैं। he just said that everything in this universe is predetermined। आज की डेट में मैं बता रही हूँ, आज की मतलब 21st सेंचुरी में बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट की ये व्यू है, स्पेशली आफ्टर दे हैव फाउंड आउट कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं एटलीस्ट थ्योरेटिकली। तो फिर अब उसके बाद से तो इन लोगों को हमेशा से ये थॉट प्रोसेस चला आया है कि अगर ऐसा हो सकता है तब तो पूरी की पूरी दुनिया में पैराडॉक्स आ जाएंगे। तब उससे बचने का सबसे बड़ा थ्योरी जो लोग दे रहे हैं फ्रॉम द साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्री डिटर्मिनिज्म की है कि जो चीजें डिसाइडेड है, जो प्री डिटरमाइंड है, वो होके रहेंगे, नो वन कैन चेंज इट, अगर वो पीछे टाइम में ट्रैवल कर भी ले तो। ये थ्योरी आज से 2500 साल पहले आजीविका के नकली गोसला दी थी, और हमने जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या किया है, और या इवन हिंदू टेक्स्ट में जो हल्का फुल्का मेंशन है उसमें क्या किया है, मेड हिम अ स्टूपिड एंड अ वेरी ग्लूटन एंड अ कॉमिक कैरेक्टर। क्या एक कॉमिक कैरेक्टर इतना डीप रूटेड फिलॉसफी इतनी बड़ी बात बोल सकता था? नहीं।
अनफॉर्चुनेटली उसके फॉलोअर्स नहीं थे उसको डिफेंड करने के लिए। बात वही हो जाती है, चारवाक के साथ भी वही है। तो मतलब आज के चारवाक जो हैं, अगर वो पीछे जाके कोई फिलोसफिकल रूट ढूंढने की कोशिश करें, तो they don't have anything, so then they will have to rely on Richard Dawkins and Sam Harris, right? How do you know, Evian, that no one knew about Ashoka Ashwatthama at the time of Ashoka? Just tell me that first. और अगर आप ये इसलिए कह रहे हो कि he did not know because he did not mention about him in the Ashokan inscription, so Sarji, he did not even mention about Chandragupta Maurya or Bindusar in his inscription. Shall we believe that no one knew about them? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फिर इसका मतलब तो ये है कि आज के जो चारवाक हैं वो अगर if they try to find some kind of philosophical root within the Indian system or Indic systems, they will not find much, and so they will have to rely on Richard Dawkins and Sam Harris, right? नहीं, देखिए, whatever we have from चारवाक, definitely लोग चेंज करके बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो कि हमारे पास नहीं है एविडेंस, लेकिन फिर भी कम से कम हम मतलब बुराई करने के लिए ही सही, लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी है उससे कम से कम हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो कर सकते हैं अबाउट द चारवाक दर्शन। आई एम अगेन सेइंग वी कैन नॉट बी वेरी श्योर एज टू हाउ इट इज। जैसे कि सर्वधर्म संग्रह जो बुक है, आई थिंक ये 12th सेंचुरी की बुक है, लेकिन उसके वहां पे हमें ये मिलता है कि चारवाक जो है उन्होंने सुप्रीम बीइंग को पूरी तरह से एज अ कॉजर हटा दिया है, दे डू नॉट अज्यूम इट टू बी। उसके बाद या फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कि चारवाक जो है वो ये चाहते हैं कि जो स्वर्ग का आनंद है वो यहीं पर मिलेगा, आप अच्छे से रहो, ये करो वो करो। At least again I'm saying that we cannot be very sure कि exactly बात है चारवाक ने यही कही थी, लेकिन हमको व्यू तो मिल सकता है कि वो क्या सोचते थे। And how can we rely on Sam Harris and Richard Dawkins for it? उन्होंने थोड़ी ना चारवाक फिलॉसफी पढ़ी है। Atheism is a very wise philosophy, योगेश जी। जरूरी नहीं है कि अथीज्म जो है वो वही हो जो कि अथीज्म है जो वो वही हो जो कि हमारे मैं क्या बोलूँ इसको जो हम इसमें देखते हैं, सॉरी, अथीज्म वही है जो हम वेस्टर्न फिलोसफीज में देखते हैं, या हम या ईस्टर्न फिलोसफीज में भी देखते हैं। आजीविका हो या चारवाक हो, दोनों ही नास्तिक या दोनों ही अथीस्टिक फिलोसफीज हैं। दोनों की थिंकिंग सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं और डायमेट्रिकली ऑपोजिट आप कह सकते हैं। अथीज्म इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, तो आपको चारवाक नहीं बनने की जरूरत है। अगर आप अथीस्ट बनना चाहते हो तो आपको चारवाक की फिलोसफी अच्छी लगी, यू कैन बिकम अ चारवाक, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अथीस्ट बनना है तो आप चारवाक से बनिए। ओके, चलो उसमें डिफरेंस है जो चारवाक और जो एथीस्ट जो हम आज के टाइम में समझते हैं। ये कि जो आजीविका जो आप बोले कि जो प्रीडिटर्मिनिज्म में बिलीव करते थे जी, आजीविका ये वही मैं वही बता रही हूँ। आजीविका वाज अनदर सेक्ट क्योंकि इसी जमाने का था और उनके जो फाउंडर थे वो भी मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के आसपास के ही थे, समय के ही थे। इनफैक्ट जैन लिटरेचर तो ये कहता है कि मक्केली गोसला उनको हमेशा मक्केली गोसला कहा गया है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज उनका जन्म एक गौशाला में हुआ था, तो मक्केली गोसला कहा गया है उनको इसी वजह से। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैन फिलोसफी कहती है कि मक्केली गोसला काफी साल तक महावीर जैन के अनुयायी थे, उनके राइट हैंड टाइप के थे, बहुत फेवरेट शिष्य थे। बट लेटर और वो हमेशा कोशिश करते थे कि मतलब कि वो हमेशा महावीर जैन को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वो बोलते थे कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा, तो महावीर जैन कहते थे कि हाँ ऐसा होगा, तो वो कुछ ना कुछ जाकर के करते थे कोशिश कि वो ना हो सके, लेकिन किसी दूसरे तरीके से वो काम हो जाता था जो महावीर जैन ने किया था। So that is according to Jain philosophy, that is how मक्केली गोसाला ने प्रीडिटर्मिनिज्म की थ्योरी निकाली। जो आजीविका दर्शन है ये काफी फेमस दर्शन था। इनफैक्ट अशोक के देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस दैट एटलीस्ट हिंट दैट अशोक के जो फादर थे बिंदुसार वो आजीविका के फॉलोअर थे। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दैट।
वी कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑब्वियसली, लेकिन ये एक वो काफी एक फेमस थी और वो इनफैक्ट 12th सेंचुरी तक चली थी, लेकिन जैसे कह सकते हैं धीरे धीरे करके वो खत्म हो गई। तो अजीविका जो प्री डिटर्मिनिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन हाउ वर दे एबल टू एक्सप्लेन इट? इफ इट इज प्री डिटरमाइंड, देन हु हैज डिटरमाइंड इट? व्हाट एंटिटी हैज डिटरमाइंड? No, they said that universe has itself, मतलब universe has itself, figured it out. His universe has itself made it in that way कि वो predeterminism रहेगा. That is how they have thought about it. The system is designed on whether existence. Right. Definitely, उनकी theory हम unfortunately because we do not have that no one to carry forward his legacy, इसीलिए हम exactly नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रीडिटर्मिनिज्म का मतलब है कि वो उस तरह के थे कि यार छोड़ो फिर कौन काम करना, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी आजीविका को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि हम कि मतलब डेफिनेटली अच्छा होगा, कि काफी ऑप्टिमिस्टिक थॉट थी आजीविका की, विच इज द स्कॉलरली व्यू, स्पेशली रिपी, उनका ये कहना है। और मतलब उनको लगता था कि अगर हमने मतलब कुछ गलत किया तो हमको जो भी बुरा होना है वो हो जाएगा अभी के अभी। मतलब एक जो कर्मा रूटेड फिलॉसफी थी ना कि हमें आगे चल के वापस आएगा, नहीं, उनका था कि जो होना है वो तो होगा ही। अगर हम गलत करेंगे तो हमको उसकी सजा मिलेगी, सही करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा ही। दैट इज नॉट समथिंग दैट कि उसकी वजह से वो बहुत मतलब ये जो हमारे तरफ की कर्मा रूटेड फिलॉसफी उसको उन्होंने हटा दिया था। Again, they never said that as to who determines it, कैसे होता है, बस उनका सिंपल सा स्टेटमेंट ये था कि जो होना है वो होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। एक जब भी अगर आज आपको टाइम मिले या फिर कभी भी बस एक जानना चाहता हूँ कि जो कर्मा की फिलॉसफी, इज इट लाइक स्पेसिफिक टू आवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सम अदर ट्रेडिशंस और सम अदर फिलॉसफिकल थॉट्स? देखिए एक्चुअली युकेश जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने सारी फिलॉसफीज को स्टडी नहीं की है। आउट ऑफ इंडिया वाली तो डेफिनेटली नहीं स्टडी की, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स में ये फिलॉसफी जरूर थी। और जहां तक मुझे लगता है, देन अगेन दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट अ स्कॉलर बिग इनफ टू मेक अ क्लेम। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी थॉट को बिल्कुल एक क्लेम बना देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी ओपिनियन देख रही हूँ। मेरी ओपिनियन ये है कि एटलीस्ट हिंदू टेक्स्ट या जो वैदिक या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसमें कर्मा की जो फिलॉसफी है वो डेफिनेटली बुद्धिस्ट या जैन फिलॉसफी से ही आई है, वो नॉट वाइस। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुद्धिस्ट और जैन ने वैदिक फिलॉसफी से कुछ नहीं लिया है, लेकिन ये कर्मा वाली जो चीज है वो मुझे, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्रोबेबली वो घर से ही आई है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कर्मा का रूप बदला हुआ है। मोर और लेस there is a difference between the karma of Buddhism and the karma of Hinduism, लेकिन फिर भी उसका जो प्रारूप है या जो उसका बीज है वो मुझे लगता है कि शर्मन फिलॉसफी से ही आया है। ओके, तो मतलब कर्मा फिलॉसफी जो है वो वेदों में कहीं नहीं, ऋग्वेद में उसका कहीं कुछ कर्मा का मुझे ऋग्वेद में तो कहीं उसका जिक्र नहीं मिला। ओके, सो आई थिंक ही इज गॉन। कौन सी स्मृति की आप बात कर रहे हैं? स्मृतिज राम सिंह जी आर मोर और लेस लाइक अ रूल कोड काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें ऑब्वियसली वो रूल कोड में तो आपको कहाँ से मिलेगा अबाउट रेफरेंस फ्रॉम दीज थिंग्स। महाभारत और वेदा का रेफरेंस हमें दूसरे बुक्स में तो हमेशा मिलता रहता है, दैट इज दैट। ओके, नो इश्यूज योगेश जी, वैसे भी मुझे खत्म करना था। जैन जी ने बोल भी दिया कि आज बहुत डाउन लग रही हूँ मैं। मुझे इनफैक्ट मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि प्रोबेबली अगर मुझे आज ये वाला थ्योरी, ये वाला अशोकन इंस्क्रिप्शन पे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं से सारे के सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी को काउंटर करना था। मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोग जाकर के मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वहीं पर कहा था कि मैं अशोकन इंस्क्रिप्शन से स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज अशोकन इंस्क्रिप्शन इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन इन इंडिक हिस्ट्री। लेकिन अब समय ऐसा हो गया कि लोग पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट दैट वे। योगेश जी, अब मुझे नहीं लगता कि और हमें कुछ बात करनी है। आई थिंक वी विल जस्ट एंड इट नाउ। 2 घंटे हो रहे हैं और मैंने इतना देर आज सोचा भी नहीं था।
वर्किंग डे था आज। तो आप नेक्स्ट टाइम प्लीज आइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर लूंगी। नो आई डोंट थिंक, जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे महाभारत पे बहुत डिस्कशन हो रहे हैं। एक बार अशोकन इंस्क्रिप्शंस खत्म हो जाए, मैं महाभारत पे भी जाऊंगी और एवीएमजी में एकलव्य पर एक स्पेशल स्ट्रीम रखूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ। एग्जैक्टली यस जी, इट वाज अ वेरी डिसाइडेड टॉपिक। पता नहीं क्यों लोगों को ये लग रहा है, एंड एवरीवन इज एक्चुअली कमेंटिंग ऑन दैट लाइन। ओके भिन्न भिन्न काका जी, मैं फिर वही कह रही हूँ, हमको चूंकि उनका चारवाक का कोई लिटरेचर हमारे पास नहीं है, तो हमें रिलाई करना पड़ता है दूसरों ने उनके बारे में क्या कहा है इस पर। अब ऑब्वियसली कोई भी बंदा चाहे कितना भी न्यूट्रल होने की कोशिश करे, अगर किसी दूसरी फिलॉसफी को बिलोंग करता है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू कीप अ थ्योरी, कीप अ फिलॉसफी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऑन वेरी न्यूट्रली, क्योंकि उसके मन में ही उस दूसरी फिलॉसफी के बारे में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इसीलिए चारवाक का लिटरेचर हमारे पास नहीं है, तो हम उनकी फिलॉसफी अच्छी थी या नहीं थी, हम आज की डेट में शायद गेस नहीं कर सकते हैं। अब माय व्यू, इनफैक्ट अगर आप लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन वाला स्टेटमेंट मेरा देखा होगा, प्रोबेबली बिकॉज दीज पीपल, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि रिलीजन जो है वो धीरे धीरे करके लोगों को और इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। मेरी तो पर्सनल थिंकिंग ये है कि जैसे जब भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ऐसा फील होने लगा कि ये कोई एक ऐसा बंदा आया है, मैंने तो हमेशा कहा कि मुझे महाभारत भी हिस्टोरिकल लगता है, ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ कहानी एडिशंस इनटू इट, लेकिन डेफिनेटली एज अ हिस्टोरिकल इवेंट। तो जब भी रिलीजन में ऐसे लोग जब आते थे जो जिन्होंने कहीं ना कहीं से इनको लगता था कि इनके प्री कंसीव नोशन को वो चैलेंज कर सकेगा, दिस इज कंप्लीटली माई थॉट, तो वो लोग कोशिश करते थे कि उसको भी अपना ले, उसको भी आत्मसात कर ले, सो दैट एज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, विच इज एट वन साइड अ गुड थिंग, कि हम एक एक्सेप्टेंस वाली थ्योरी थी कि तुम अलग भी बोल रहे हो तो भी हमारे हो। विष्णु का अवतार बनाने में, हालांकि बुद्धा इज नॉट अ कंफर्म्ड अवतार, बुद्धा को 9th अवतार बहुत जगहों पे कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स उनको नहीं भी मानते हैं बुद्धा को विष्णु का अवतार। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह यही रही होगी बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल and Buddha was a hero of his time, who actually drifted the thought process of the people, at least to challenge the pre-established norms. शायद इस वजह से ही उन्होंने ये काम किया होगा, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली कैनॉट बी श्योर कि ये सच है, बट दिस इज हाउ इट इज। So I think with that, I think I have answered most of the questions over here. Again, Bin Kakaji, definitely Arjun was not the hero of Mahabharata. Mahabharata is essentially the story of the victory of Yudhishthir, जय of Yudhishthir, वो कहानी उसी की है। So I don't think we can call Arjun the hero of Mahabharata. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत, the thing that we have it today, was actually a story which is in a flashback narrative where it is being narrated to the great grandson of Arjun. तो अब ऑब्वियसली जब किसी के परपोते को कहानी सुनाई जा रही है या परपोते को बातें बताई जा रही है, तो उसके परपोते को भी अपने परदादा में ज्यादा इंटरेस्ट था, और जो भी उसको ऋषि भी सुना रहे थे उनको भी ज्यादा इंटरेस्ट था कि भाई इसके परदादा के बारे में ज्यादा बातें बताओ। दैट इज हाउ Arjun became more important character, but he definitely is not the hero of Mahabharata. You can surely say something. In fact, maybe Arjun अगर नहीं रहता तो हमारा स्टोरी हो सकता है कि स्टोरी का वॉर का रिजल्ट अलग होता, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से नहीं कह सकते क्योंकि बेसिक स्टोरी फिर भी चलती।
बट अगर युधिष्ठिर नहीं होता तो शायद इस कहानी मतलब महाभारत की बेसिक स्टोरी भी नहीं हो पाती। ओके पीपल, आई थिंक मैं बहुत अच्छा था, नहीं क्यों वर्किंग डे था, मैंने आज के डेट में ये स्ट्रीम रखा था तो थोड़ा ज़्यादा थकान भी हो गई। आई थिंक आई विल एंड इट नाउ। पहली स्ट्रीम थी जो मैंने अकेले की थी, मैं वेट कर रही थी माइनाइन की ज्वाइन करने का, बट वो थोड़ी देर के लिए आई, मैं तुरंत में चली गई। तो मैं अब आई गेस आई एम डन विथ इट। मैं फिर आई विल ट्राई टू एवीएम जी, अब आपके इतनी आपने बातें की है कि मैं डेफिनेटली महाभारत पे एक प्रॉपर सेशन रखूंगी जहाँ पे एकलव्य को एकलव्य के बारे में बात करूंगी। एकलव्य वॉज समथिंग, और मतलब ठीक है, इस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स गेट बैक टू इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू, we'll get back to you, थैंक यू। एंड आई होप कि अगले हफ्ते फिर आप लोग आइएगा, एंड आप लोग यहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा जैसे आपने पिछले चैनल पे किया है। So we'll meet again with the major rock edicts of Ashoka and the teachings that they have given us. Thank you again. We'll catch up later. Bye. Have a very, very good week this week.